हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेव्स, दैट इज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस की मदद से और बहुत सारे जीआईएफ की मदद से सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे सीबीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई मेंस की या फिर नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें मैंने डॉपलर इफेक्ट को ड्रॉप किया है। डॉपलर इफेक्ट हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट अभी सीबीएसई के सिलेबस से एज ऑफ नाउ हटाया गया है। तो डॉपलर इफेक्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो जिनको भी इंटरेस्ट हो वो डॉपलर इफेक्ट बाद में उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसमें जो भी एनसीईआरटी के सिलेबस में, जो भी सीबीएसई के सिलेबस में है, तो वो सारे टॉपिक्स दैट इज 15.1 से लेके 15.7 तक हम लोग वन शॉट में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बातचीत किया ऑसिलेशंस के बारे में, और फिर हमने देखा कि किस तरह से हम लोग एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम लोग मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने उसमें डिस्कशन किया। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक अगर कंप्लीट नहीं किया ऑसिलेशन वाला चैप्टर, तो वो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो चैप्टर पहले कंप्लीट कर ले, बिकॉज ऑसिलेशंस की अगर बात करें, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, तो उसका काफ़ी यूज़ होने वाला है वेव्स के अंदर में। ठीक है, तो मैंने वन शॉट पे वो वीडियो कवर कर रखा है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं चैप्टर नंबर 14 के, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, तो वो क्या होता है कि वो अपने मीन पोजिशन के अबाउट, सपोज ये मैं मीन पोजिशन बना रहा हूँ, मीन पोजिशन के अबाउट वो प्लस ए से माइनस ए तक इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, यही तो है, होता है एसएचएम। तो अगर हम लोग एक ऐसा मटेरियल मीडियम कंसीडर करें जिसमें बहुत सारे ऐसे वाले पार्टिकल, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो, सपोज हम लोग एक पॉन्ड कंसीडर करते हैं जिसमें वाटर है, तो वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होंगे उस पॉन्ड में। ठीक है, तो उस तरह का अगर हम लोग एक मटेरियल मीडियम कंसीडर करते हैं, सपोज एक पॉन्ड हमने कंसीडर किया है, और पॉन्ड में हमने क्या किया, एक पत्थर इस तरह से फेंक दिया। तो अगर हमने जैसे ही पत्थर इस पर फेंका, हम लोग क्या देखते हैं कि एक इस तरह का जो पैटर्न है वो बाहर की तरफ प्रोपगेट करता है। इस तरह का पैटर्न हम लोगों को दिखेगा कि एक सर्कुलर पैटर्न, एक रिंग टाइप का पैटर्न इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है, एक डिस्टर्बेंस प्रोपगेट कर रहा है, एक पैटर्न प्रोपगेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कॉर्क का पीस रखते हैं, कहीं पर भी एक कॉर्क होता है, कॉर्क का पीस अगर हमने कहीं पर रख दिया, तो जब ये रिपल्स इस कॉर्क के पीस से पास हो रही होती है, तो ये कॉर्क का मोशन कैसा होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये करके देखना, जब इस कॉर्क के ऊपर से ये वेव गुजरेगी तो इसका मोशन होगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वो वेव के साथ फ्लो होता हुआ नहीं चला जाएगा, उसका मोशन हो जाएगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, इस तरह से अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या, क्योंकि बाकी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स के या फिर पार्टिकल्स हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे कॉर्क रख के देखा है कि मॉलिक्यूल्स का मोशन किस तरह से होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर नीचे इस तरह से मोशन परफॉर्म करता है, जबकि वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही होती है उसके पास से गुजरने के बाद। तो ये क्या हम लोग को शो करता है, इसके पार्टिकल्स, जो भी वाटर पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनका भी मोशन इसी तरह का मोशन होगा। ठीक है, तो एक बात समझ में आती है कि ये जो है कॉर्क, ये वेव के साथ आगे की तरफ प्रोपगेट नहीं करता जा रहा है। वेव के साथ ऐसा नहीं कि वेव के साथ आगे निकल गया, जैसे जैसे रिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रिंग के साथ वो कॉर्क का पीस आगे निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है। वो अपने ही जगह में ऊपर नीचे इस तरह से एक दो बार परफॉर्म करता है, ऊपर नीचे। जब वेव वहां से पास हो जाती है तो वो अपने पोजीशन में ही रह जाता है, वो वेव के साथ नहीं चला जाता है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आती है कि वेव क्या है। वेव मतलब एक डिस्टर्बेंस है या पैटर्न है विच मूव विदाउट द एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर और फ्लो ऑफ मैटर एज अ होल। ये कॉर्क का पीस आगे की तरफ एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कॉर्क का पीस जो है वो बस ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, अप एंड डाउन पोजीशन परफॉर्म कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो वेव के साथ आगे की तरफ प्रोपगेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वेव में कभी भी फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल ट्रांसफर और मैटर का फ्लो नहीं होता है, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस फ्लो होता है। ये जो फ्लो है ये वेव का फ्लो है, ये डिस्टर्बेंस का फ्लो है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ वाटर्स हैं, वो कभी भी वेव के साथ आगे की तरफ प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस वेव प्रोपगेट कर रही है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन में, अपने मीन पोजीशन के अबाउट एक टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं, एक एसएचएम परफॉर्म करते हैं। इसको हम लोग और भी एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। सपोज हमने एक स्ट्रिंग लिया,
ठीक है, एक स्ट्रिंग को हमने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से करना शुरू किया, तो एक देखेंगे हम लोग एक पैटर्न जो है वो आगे की डायरेक्शन में इस तरह से प्रोपगेट हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, प्रोपगेशन ऑफ पैटर्न। ठीक है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है इस एनिमेशन से भी। अगर हम लोग एक पार्टिकल का एनालिसिस करें, इस पार्टिकल को, सपोज ये जो ब्लैक डॉट इसमें से बंधा हुआ है, इसमें एक ब्लैक डॉट ये पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल का मीन पोजीशन ये है और इस मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है और मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ से +a से -a तक इस तरह से परफॉर्म कर रहा है ये मोशन। और यही बात सारे पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग इसी तरह का मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि +a से -a तक इस तरह से ऊपर नीचे का मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब वेव का प्रोपगेशन कहां से कहां तक हो रहा है? वेव यहां से लेके यहां तक भी प्रोपगेट कर गई, बट पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है? पार्टिकल क्या एक्चुअली यहां से यहां तक उठ के गया? नहीं, पार्टिकल सिर्फ अपने मोशन के अपने पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, बट वेव यहां से लेके यहां तक ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस है या फिर ये जो पैटर्न है वो विदाउट एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल एज अ होल, ये जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपगेट कर रही है। तो इस तरह से हम लोग वेव के डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो पैटर्न है या डिस्टर्बेंस है वो तो प्रोपगेट कर गया। पैटर्न सपोज यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक प्रोपगेट तो कर गया, बट इस पॉइंट पे जो मैटर है, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है, उसका एक्चुअल ट्रांसफर यहां से यहां तक नहीं हुआ। पार्टिकल तो बस अपने मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रही होती है, लेकिन वेव आगे की डायरेक्शन में प्रोपगेट कर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां डिस्टर्बेंस और पैटर्न्स which move without the actual physical transfer or flow of matter as a whole are called waves। तो इस तरह से हम लोग वेव के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की, तो वेव को ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इज मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरा मैटर वेव। सबसे पहले मैकेनिकल वेव की अगर हम लोग बात करें, तो इस वेव को ट्रांसमिट होने के लिए, इस वेव को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स मीडियम। फॉर एग्जांपल हम लोग साउंड वेव की बात करें, जब सपोज हम लोग बोल रहे हैं तो सामने वाला उसको सुन सके, उसके लिए जो बोलने वाला और सुनने वालों के बीच में एक मीडियम होना चाहिए। सपोज हम लोग एयर के थ्रू अगर हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग बोलते हैं तो दूसरे तक पहुंचने के लिए एयर मीडियम चाहिए होता है, तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तभी ये वेव जो साउंड वेव है यहां से ट्रांसमिट हो सकती है, तभी ये साउंड वेव इस तरह से प्रोपगेट हो सकती है। साउंड वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में। बट यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मैकेनिकल वेव को ट्रांसमिट होने के लिए हमें पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर हम लोग वेव ऑन ए स्ट्रिंग की बात करें, तो स्ट्रिंग वेव का जिससे हमने एनिमेशन देखा था, उसमें देखा था कि हमें पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। अगर ये पार्टिकल्स नहीं होते, स्ट्रिंग के ये पार्टिकल्स नहीं होते, तो स्ट्रिंग वेव ट्रांसफर ही नहीं हो पाती, स्ट्रिंग वेव कभी भी प्रोपगेट नहीं हो पाती। तो कुछ और एग्जांपल्स भी है, जैसे कि वेव ऑन ए स्ट्रिंग हमने डिस्कस किया, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव और सीस्मिक वेव्स। तो ऐसे वेव्स जिसको ट्रांसफर होने के लिए या फिर ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ऐसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये इन अ मीडियम भी ट्रांसमिट हो सकता है या फिर ये वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो सकता है, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है ऐसा वेव। ठीक है, जैसे कि लाइट अगर हम लोग देखें तो सूरज से जो लाइट जमीन पे पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है, तो बहुत सारे ऐसे जगह आते हैं जहां पे मीडियम नहीं होता है, जहां पे मटेरियल मीडियम नहीं होता है, जहां पे बहुत सारी जगह पे वैक्यूम भी होता है। तो ऐसे जगह से भी लाइट ट्रेवल करके सन से अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी तरह से हम लोग रेडियो वेव की बात करें, एक्सरेज हमने देखा, एक्सरे मशीन से जो रेज निकलती है, या फिर हमने चेस्ट एक्सरे लिया है या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का अगर एक्सरे लेते हैं, तो उसको ट्रांसमिट होने के लिए कभी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, इसको हम लोग समझेंगे। क्लास 11th की अगर बात करें तो क्लास 11th में हम लोग मैकेनिकल वेव में ही हम लोग डील करेंगे, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग डील करेंगे साउंड वेव के साथ और वेव ऑन अ स्ट्रिंग के साथ। अब अगर हम लोग बात करें मैटर वेव्स के बारे में, तो मैटर वेव्स ऐसे वेव होते हैं जो कि जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स। तो क्वांटम पार्टिकल की वजह से जो भी वेव्स जनरेट होते हैं उसको हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। इसको ना तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, ना तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये आगे का टॉपिक है मैटर वेव्स। इसमें हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स जैसे कि फर्मियंस और बोसॉन्स की बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके साथ बिल्कुल भी डील नहीं करने वाले हैं मैटर वेव्स के बारे में, तो अभी के लिए इसको हम लोग भूल सकते हैं।
अभी जो हमारा फोकस रहेगा 11th क्लास में वो मैकेनिकल वेव बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग साउंड वेव और वेव ऑन अ स्ट्रिंग के बारे में डिटेल से समझेंगे। अब अगर हम लोग मैकेनिकल वेव्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करें तो ये उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल वेव्स की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेशन के लिए, वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। ये कभी भी वैक्यूम के थ्रू प्रोपगेट नहीं कर सकती है। जो भी मैकेनिकल वेव होती है उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, वैक्यूम के थ्रू कभी भी ये प्रोपगेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक सपोज हमने एक आर्टिफिशियल एक रूम क्रिएट किया जिसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वहां कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब उस केस में सपोज रूम के एक तरफ मैं खड़ा हो जाता हूँ, रूम के दूसरी तरफ कोई दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, तो उसको मैं अगर चिल्ला के बोलता हूँ तो उसको कभी भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है और इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हम लोग एयर में खड़े हैं तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एयर में पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसको मीडियम प्रोवाइड करते हैं जो हमारे साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए। बट वैक्यूम अगर हो हमारे पास तो कभी भी साउंड वेव प्रोपगेट नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट किसी भी मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए या प्रोपगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो कभी भी वैक्यूम के थ्रू प्रोपगेट नहीं कर सकता है। तीसरा इसमें हमने देखा कि इन्वॉल्व ऑसिलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हमने देखा कि हर एक जो पार्टिकल्स हैं, मैं सारे पार्टिकल्स इसमें नहीं बता सकता हूं, हमने वेव ऑन अ स्ट्रिंग का जो एनिमेशन देखा था उसमें देखा था कि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग के एग्जांपल है। यहां तक कि साउंड वेव में भी देखेंगे हम लोग बाद में जाके कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से ऑसिलेट करते हैं। तो यहां हमने इसके एनिमेशन में देखा कि किस तरह से इसके हर एक जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करते हैं और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह से वेव जो है मैकेनिकल वेव, ये हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह से मैकेनिकल वेव जो है मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टीज में किस तरह से डिपेंड करती है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये हम लोग आगे आने वाले अभी हम लोग इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से मैकेनिकल वेव जो है मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करें, बल्क मॉडुलस की बात करें, तो ये सारी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह से मैकेनिकल वेव का जो प्रोपगेशन है वो मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। तो मैकेनिकल वेव को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग बहुत ही आसानी से एक एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे। बट एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर सपोज मेरा वेव का प्रोपगेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो जो मेरे इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्योंकि हम लोग अगर मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं तो इसमें पार्टिकल्स होंगे, एक मीडियम होगी उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, पार्टिकल्स तो ऑसिलेट ही करेंगे, तो उनका जो ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन होगा वो वेव के प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, अगर वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये डायरेक्शन है, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर इस तरह का सिचुएशन अराइज होता है तो हम लोग बोलते हैं ये एक ट्रांसवर्स वेव है। वहीं पे अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर वेव का प्रोपगेशन सपोज इस डायरेक्शन में है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उसी के डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, आगे और पीछे, इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। तो वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ही अगर ऑसिलेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं तो हम लोग बोलेंगे एक ट्रांसवर्स वेव है। इसको हम लोग एनिमेशन को अगर हम लोग प्ले करके देखें तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। हर एक पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। और वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखते हैं हर एक जो पार्टिकल्स है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। किसी भी एक पार्टिकल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो एक मीन पोजीशन के अबाउट वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ही आगे पीछे इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझ सकते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव की। तो साउंड वेव के प्रोपगेशन को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? तो रीस्टोरिंग फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ रखा था कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो F इक्वल्स टू माइनस kx टाइप के नेचर का होता है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, कोई भी पार्टिकल अगर SHM में है दैट मीन्स उसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो सपोज यहां पे एक पार्टिकल की बात करता हूं जो ऊपर नीचे इस तरह से SHM कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये सपोज पार्टिकल का मीन पोजीशन है, ठीक है। ये प्लस a से माइनस a तक इस तरह से SHM कर रहा है पार्टिकल,
ठीक है। अब अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करता हूं तो सपोज पार्टिकल यहां पे है, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या कोशिश करेगा, वो मीन पोजीशन की तरफ खींच के लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसलिए ये वेलोसिटी और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए ये ऊपर की डायरेक्शन में प्लस ए तक तो जाएगा। लेकिन इसके पास हमेशा जो है एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि कोशिश करता है वो उसको सेंट्रल पोजीशन की तरफ खींच के लाने की, जो उसकी मीन पोजीशन है उसकी तरफ खींच के लाने की कोशिश करता है, उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। सपोज पार्टिकल का पोजीशन यहां है, तो यहां पे भी फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन की तरफ जो एक फोर्स लगा रहता है F = -kx टाइप, ठीक है, तो इसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो किसी भी पार्टिकल को अगर SHM परफॉर्म करना है तो उसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस फोर्स के बिना पार्टिकल SHM परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्योंकि पार्टिकल अगर जा रहा है इधर तो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींच के लाने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए, तभी वो SHM परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज वो चला ही जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ये आगे निकल गया, ये वापस क्यों आएगा मीन पोजीशन की तरफ। तो अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल वेव्स के केस में, तो मैकेनिकल वेव्स में क्योंकि हर एक पार्टिकल्स जो रहते हैं वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे होते हैं, अगर वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं दैट मीन्स उसके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव में क्या होता है कि हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की हवा को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। हवा को कंप्रेस किया तो पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। सपोज बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पार्टिकल का अलाइनमेंट इस तरह से है। अब मैं यहाँ से कुछ बोलता हूँ या फिर कुछ स्पीकर चालू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ स्पीकर चालू किया तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोज 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 इस तरह से आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, सारे पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब मैं बोलना बंद करूंगा तो ये वापस, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मूव कर चुके हैं पार्टिकल, तो ये वापस से अपने मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेंगे, ठीक है, और वो उस तरह से ऑसिलेशन उनका परफॉर्म होगा। और यही जो कंप्रेशन, यही जो मैंने बोले की वजह से जो कंप्रेशन है और रेयर फ्रैक्शन, तो रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, कंप्रेशन मतलब सपोज पार्टिकल कुछ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मैं पहले बता देता हूं। तो कंप्रेशन मतलब क्या कि पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि मैंने यहां पर इनको कुछ प्रेशर दिया, तो प्रेशर की वजह से, बोलने की वजह से कुछ प्रेशर आया, तो प्रेशर की वजह से पार्टिकल कंप्रेस हो गया। अब रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो पार्टिकल्स नॉर्मल पोजीशन में जितने पार्टिकल्स थे उससे पार्टिकल्स कम पार्टिकल्स हो गए, तो उस जो रीजन है उसमें रेयर फ्रैक्शन होगा। नॉर्मल पोजीशन में जितने पार्टिकल्स थे उससे पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। नॉर्मल सिचुएशन में अगर कुछ पार्टिकल्स थे उससे ज्यादा अगर पार्टिकल्स हो जाएंगे तो वो हो जाएगा कंप्रेशन, क्योंकि पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ एक्यूमुलेट हो चुके हैं, उसकी वजह से उसमें कंप्रेशन आ रहा है। कंप्रेशन मतलब एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ कंप्रेस हो रहे हैं। और रेयर फ्रैक्शन मतलब नॉर्मल सिचुएशन में जितने पार्टिकल्स थे उससे पार्टिकल्स कम हो गए, वहां पे स्कार्सिटी ऑफ पार्टिकल्स हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो जब हम लोग बोलते हैं तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो डेवलप होता रहता है, और वही जो रहता है वही पैटर्न हमारे कान में पड़ता है, और हमको वो एक साउंड की तरह हमें वो चीज़ विजुअलाइज होता है, वो चीज़ हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या कि अगर साउंड वेव है तो वो प्रोपगेट हो रही है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सपोज वेव का डायरेक्शन, प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से SHM करेंगे अपने मीन पोजीशन के अबाउट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा उसी के डायरेक्शन के अलोंग ही वो SHM करेंगे। इस डायरेक्शन में अगर प्रोपगेट हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में वो SHM परफॉर्म कर रहे होंगे पार्टिकल्स। तो इस तरह का जो ऑसिलेशंस होगा उसकी वजह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का एक फील्ड बनता है। इसको हम लोग सबसे पहले इस एनिमेशन के थ्रू भी देखते हैं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं एक जो साउंड वेव है ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का पैटर्न बना रहा है। यहां पे अगर हम लोग एक पार्टिकल्स की बात करें, सपोज ये जो रेड डॉट दिखा रहा है, ये रेड डॉट वाले पार्टिकल को ध्यान से देखें तो ये रेड डॉट वाला पार्टिकल बस अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये वेव के डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं कर रहा है, वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है। और यहां से देखते हैं कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के जो पैटर्न है वो आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। यहां पे हमने एक हाइपोथेटिकली एक पिस्टन लिया है और पिस्टन से हमने गैस को कंप्रेस किया, और पीछे जब पिस्टन को लेके आते हैं तो फिर वहां पे हमें रेयर फ्रैक्शन का भी जो पैटर्न बनता है। तो इस तरह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन करके एक साइनोसॉइडल हम लोग इस तरह से पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का एक साइनोसॉइडल पैटर्न तैयार कर रहे हैं, और उसको हम लोग फिर आगे की तरफ प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग ध्यान से देखें तो हर एक जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स, ये रेड डॉट वाला पार्टिकल्स को अगर ध्यान से देखें इस पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, ये एरो की डायरेक्शन में।
तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, और वो किस तरह से, इस तरह से वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल को भी हम लोग देख सकते हैं, ये पार्टिकल भी अपने मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। ये वाला पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं, ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से वेव इस तरह से ये जनरेट हो रही है। ये साइनोसॉइडल कैसे वेव जनरेट हो रही है, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका हम लोग इक्वेशन जब हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों इस तरह से साइनोसॉइडल वेव का क्या सिग्निफिकेंस है। ये जस्ट साइनोसॉइडल जो वेव प्रोपगेट हो रही है ये एक आइडियल कंडीशन को दिखा रहा है, जबकि हम जब बोलते हैं वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं होता है, वो कुछ और ही कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म होता है। तो अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी बस इतना समझना है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हमको विजुअलाइज होना चाहिए कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट हो रहा है, साउंड वेव, और इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो आगे की तरफ प्रोपगेट होता है। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने रीस्टोरिंग फोर्स की बातचीत की थी, जो रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने बातचीत किया, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कहां से आ रहा है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जब पार्टिकल एक साथ, बहुत सारे पार्टिकल सब कंप्रेस हो जाते हैं ना, तो एक जगह, क्योंकि पार्टिकल को हमने जब हम लोग बोलते हैं तो पार्टिकल कुछ कंप्रेस हो गए, तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि इसके आजू बाजू में, इसके अगल बगल में देखते हैं कि रेयर फ्रैक्शन जनरेट होता है। ये रेयर फ्रैक्शन जनरेट हो गया और यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के कुछ पार्टिकल्स उठ के इस जगह पे चले गए। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ कंप्रेशन आ गया, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। जो ये प्रेशर डिफरेंस आया, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है जो कि इस सारे पार्टिकल्स को वापस से अपने मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये डेल्टा पी की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो वापस से अपने मीन पोजीशन की तरफ खींचता है। इसलिए जो पार्टिकल है एक बार कंप्रेशन के साथ जाता है, ये पार्टिकल एक बार कंप्रेशन के साथ गया और वापस एक बार कंप्रेशन के साथ गया इस तरह से, और वापस फिर अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगता है वो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करके पार्टिकल्स को अपने मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये मैकेनिज्म है एक साउंड वेव के प्रोपगेशन का। तो अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, जो चौथे नंबर वाली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कि मैकेनिकल वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मैं एक ट्रांसवर्स वेव की बात करता हूँ, तो अगर ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है, तो जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसका जो ऑसिलेशंस होगा वो इस तरह से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं, सपोज एक ऐसा मेरे पास मीडियम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस तरह से, क्योंकि हम लोग मीडियम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सपोज वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है इस मीडियम में, तो पार्टिकल्स का, इस पार्टिकल का ऑसिलेशन सपोज इस डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मैं इसके बगल वाले पार्टिकल की बात करूं, तो इसके बगल वाले पार्टिकल में एक शेयर फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर शेयर फोर्स पता नहीं है तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में अगर हम लोग बात करें, सपोज ये मेरा हाथ है, इस हाथ में अगर मैं पैरेलल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊं, इसके सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इस पर एक शेयर फोर्स लगेगा। उसी तरह से एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से इसमें अगर मैं इसके सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं इस तरह से, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये एक शेयर फोर्स है। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो शेयर फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसको बर्दाश्त करने की क्षमता को हम लोग एक इलास्टिक प्रॉपर्टी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बिना प्लास्टिक रीजन में जाए हुए या बिना डिफॉर्म हुए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो शेयर फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो उसकी शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो सॉलिड्स में अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड्स की तो बहुत अच्छी क्षमता होती है इस शेयर फोर्स को बर्दाश्त करने की, क्योंकि अगर हम लोग सरफेस में अगर फोर्स लगाते हैं तो वो उसको बिना डिफॉर्म में जिस लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं, अगर मैं गैस की बात करूं, मैं लिक्विड्स की बात करूं, तो इसमें शेयर फोर्स, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल ही गोबर होती है, बिल्कुल ही जीरो होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि अगर शेयर फोर्स को अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो अगर डिफॉर्म हो जाता है, तो क्योंकि वेव का प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ही इसका वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा है, या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, तो अगर ये शेयर फोर्स अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये डिफॉर्म हो जाएगा, तो वेव जो ट्रांसवर्स वेव है वो इस तरह के मीडियम में कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना जरूरी है। तो अगर कोई भी मीडियम, ऐसी मटेरियल मीडियम जो शेयर फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी,
तो ऐसे मीडियम में जो ट्रांसवर्स वेव है वो प्रोपगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो ऑसिलेशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का उसका ऑसिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, और जिसकी वजह से इसको शेयर फोर्स बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, इसके पास शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए वेव को प्रोपगेट करने के लिए। उसी तरह से अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग क्या बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोगों को जो मटेरियल की मीडियम की जो प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए हमको बल्क मॉडुलस, क्योंकि उसमें क्या होता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से जो वेव है वो प्रोपगेट करती है। तो अगर हम लोग गैसेस की बात करें, लिक्विड्स की बात करें, तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, और वो कंप्रेस को बर्दाश्त करने की क्षमता को हम लोग एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमें बल्क मॉडुलस की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग उसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस तरह से जनरेट करके वेव को हम लोग उसमें जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव में बात करें तो उसमें हम लोगों को शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वेव प्रोपगेट करता है। तो अगर मैं बात करूं एयर में या फिर किसी भी फ्लूइड्स में बात करूं, तो क्योंकि इसके पास शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0 होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट नहीं कर सकता है। बट अगर मैं बात करूं लिक्विड्स में और गैसेस में, क्योंकि इसके पास बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए जरूरी होता है, तो वो उसमें जो भी गैसेस और लिक्विड्स हैं, इसमें कोई भी किसी भी फ्लूइड्स में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ट्रैवल कर सकती है। उसी तरह से सॉलिड्स में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि सॉलिड्स के पास भी बल्क मॉडुलस होता है। बट जो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सिर्फ हमारे सॉलिड्स में अवेलेबल होता है, इसलिए सॉलिड्स में ही सिर्फ वो ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर सकती है। अब अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार वापस चलते हैं अपने एसएचएम की इक्वेशन की तरफ। तो हमने देखा था कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है, सपोज ये प्लस ए से माइनस ए की तरफ एसएचएम इस तरह से परफॉर्म कर रहा था अबाउट इट्स मीन पोजीशन ओ, तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ और मैं अपना कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ अपना एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो सपोज ये वाई में इस तरह से अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग इसको हमने देखा था इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसका जो वेरिएशन है ये वाई में वेरिएशन आ रहा है, तो इसमें हम लोग वाई एट एनी टाइम टी, मतलब पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम टी को इस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये x में इस डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा होता है एसएचएम, तो मैं जो इक्वेशन लिखता हूँ वो x के टर्म्स में लिखता है, x एट एनी टाइम t, क्योंकि हम लोग अभी इसको y डायरेक्शन में इस तरह से अज्यूम किया है, y में इस तरह से एसएचएम कर रहा है, इसलिए y एट एनी टाइम t, y ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम t दैट विल बी इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि फाई की अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग y एक साइन ऑफ ओमेगा t के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, प्लस फाई वन कुछ फाई वन, ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते थे, a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस b cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इस फॉर्मेट में भी हम लोग इसको लिख सकते थे। तो y ऑफ एनी टाइम t को हम लोग इस तरह के किसी भी फॉर्मेट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे एक एसएचएम के मोशन को। अब अगर हम लोग बात करें एक स्ट्रिंग वेव की, अगर हम लोग बात करते हैं इस तरह से, ठीक है, एक स्ट्रिंग वेव जो कि प्रोपगेट हो रही है x डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसके जो हर एक जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन, जो कि ये x इक्वल्स टू ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 0 के लाइन के अबाउट, ठीक है, हर एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है। तो ये पार्टिकल इस तरह से एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये पार्टिकल का भी एसएचएम इस डायरेक्शन में ये परफॉर्म कर रहा है, ऊपर नीचे इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो हर एक जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हम इसका एक कॉम्बाइंड इक्वेशन लिख पाएं, एक ही लाइन में अगर हम एक ऐसा इक्वेशन लिख दें जिससे कि सारे पार्टिकल्स का मोशन जो है वो रिप्रेजेंट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि हमने इस स्ट्रिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग का इक्वेशन हमने लिख दिया। तो हम लोग उसको देखते हैं हम लोग किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग वेव है जो कि इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में इस तरह से प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। तो ये सपोज एट t इक्वल्स टू 0 कंडीशन है, दिस इज t इक्वल्स टू 0, और सपोज t इक्वल्स टू t प्लस, किसी भी टाइम t इक्वल्स टू 0 प्लस पे ये जो वेव है वो आगे की तरफ जा रही है, तो वेव इस डायरेक्शन में इस तरह से आगे की तरफ प्रोपगेट कर गई होगी t इक्वल्स टू 0 प्लस में, ठीक है। दिस इज t इक्वल्स टू 0 प्लस।
तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो इसका इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं y एट एनी टाइम t दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं वो हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि किसी भी पार्टिकल का जो एसएचएम का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल की बात करें, ठीक है, इस पार्टिकल की बात करें, तो इस पार्टिकल की बात करें तो t इक्वल्स टू 0 प्लस में ये पार्टिकल की टेंडेंसी कहां हो रही है, नीचे जाने की टेंडेंसी हो रही है। ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है x इक्वल्स टू 0 वाला पार्टिकल। तो x इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं तो x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग देखते हैं दिस इज माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, फाई को एक बार एक मिनट के लिए हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो दिस इज माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, साइन ओमेगा टी रहता तो ये पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 0 से लेकर ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, क्योंकि माइनस ए साइन ओमेगा टी है इसलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए पार्टिकल की पहले टेंडेंसी हो रही है 0 नीचे की तरफ जाने की। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन, ए साइन ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ए साइन ओमेगा टी अगर लिखे तो सबसे पहले पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, इस केस में ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन यहां पर हमने बोल दिया है, तो ये पार्टिकल पहले नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर जो है यहां पे हम लोगों ने नेगेटिव इसलिए यहां पे कंसीडर किया है। अगर वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो kx माइनस ओमेगा टी वाला टर्म यहां पे आएगा। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 सेलेक्ट करके हमने इस पार्टिकल का एनालिसिस किया। ऐसे किसी भी x के लिए x इक्वल्स टू एक्स नॉट वाले पार्टिकल के लिए भी हम लोग ये सारा चीज एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो वो रिप्रेजेंट करेगा इस x इक्वल्स टू एक्स नॉट वाले पार्टिकल का मोशन को, उसका एसएचएम इक्वेशन आ जाएगा। तो किसी भी x के पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन हम लोग इस तरह से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को yt से रिप्रेजेंट किया हमने। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है दैट मींस इस पार्टिकल की टेंडेंसी नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए ये माइनस साइन यहां पे हमने लिया है, इसलिए ये माइनस साइन इसलिए हमें यहां से लिया। अगर यहीं पे वेव अगर उल्टे डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती, ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट मोमेंट पे उसका अगर वेव का वो बनाते, वेव का अगर वेव फॉर्म अगर उस नेक्स्ट मोमेंट पे बनाते तो वो दिखता कि हमें पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन रहता, ये वाला कंडीशन रहता तो मतलब वेव अगर इस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर प्रोपेगेट करती तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, ये पार्टिकल पहले ऊपर की तरफ जाता तो नेगेटिव उस केस में मेरे पास जो इक्वेशन इस पर्टिकुलर पार्टिकल का x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल का जो इक्वेशन आता वो a साइन ओमेगा टी वाला आता। t इक्वल्स टू 0 पे a साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 0, t इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो यहां पे हम लोग एक प्लस साइन लिखते। ठीक है, तो वेव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो यहां पर kx माइनस ओमेगा टी वाला टर्म आएगा। वेव अगर नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो kx प्लस ओमेगा टी पे वाला टर्म यहां पे आएगा। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी टाइम यहां पे अगर पुट कर दें, ठीक है, तो t इक्वल्स टू सपोज हमने t नॉट पुट कर दिया या t इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, कोई भी टाइम अगर हम लोग ने यहां पर फिक्स कर दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेव का एक फोटोग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कि इस टाइम पे सारे पार्टिकल्स कौन से जगह पे लोकेटेड है। जैसे t इक्वल्स टू 0 हमने फिक्स कर दिया, t इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो a साइन kx प्लस फाई, t इक्वल्स टू 0 पे क्या आ गया था हमारा, इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें तो yt इज इक्वल टू a साइन kx प्लस फाई, इस फॉर्मेट में आ गया। तो a sin kx प्लस फाई कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक पार्टिकल अभी कहां पे है, हर एक पार्टिकल का पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहां से, मीन पोजीशन से कितना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से किसी भी टाइम पे अगर हम लोग किसी टी टाइम टी इक्वल्स टू टी नॉट यहां पर अगर पुट करते हैं टाइम इक्वल्स टू टी नॉट तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला टर्म भी कांस्टेंट, ये तो फेज तो कांस्टेंट है ही, और हर एक एक्स के लिए हमको एक फिक्स वैल्यू फिर मिलेगी, हर एक एक्स के लिए एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको मिलेगी। तो किसी भी टाइम पे अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया मतलब हमने वेव जो जा रही थी, वेव का जो मोशन हो रहा था उसका हमने एक फोटोग्राफ ले लिया। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं।
तो टाइम फिक्स करने के मतलब वेव का हमने फोटोग्राफ ले लिया, और एक्स अगर हम लोगों ने फिक्स कर दिया मतलब हमने एक एक्स को, किसी भी एक्स के लिए हम लोग एसएचएम का मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे एक्स इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। एक्स इक्वल्स टू x0 वाले अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते तो एक्स इक्वल्स टू x0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पार्टिकल का जो एसएचएम का इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग वेव की इक्वेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो हमने वेव इक्वेशन लिखा दैट इज yt इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसके एक एक पैरामीटर्स को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमने समझ गया कि एक वेव है जो कि एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर माइनस साइन आ गया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल कर रही है, और इसके हर एक पार्टिकल का पार्टिकल एट एक्स इक्वल्स टू एक्स पे जो हम लोग बात करें तो इसका जो y होगा उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट एनी टाइम t। ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स पे जो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन y डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इसका पार्टिकल का कैसा है, y डायरेक्शन में, और वेव प्रोपेगेट कर रहा है x डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये एक ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन हो गया। अभी यहीं पर अगर मैं बोलता xt इक्वल्स टू दिस, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन हो जाती, क्योंकि हम लोग जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता मीन पोजीशन से वो x डायरेक्शन में होता और वेव का ट्रेवलिंग का डायरेक्शन किधर है, x डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में हम लोग yt में बात कर रहे हैं तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन में है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0 पे वाले पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं। तो उस केस में yt हो जाता मेरे पास सिंपल a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मेरे पास कुछ t इक्वल्स टू 0 पे वेव का जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से रहता, सपोज t इक्वल्स टू 0 पे वेव का जो ये जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से रहता और पार्टिकल यहां पे होता। अगर पार्टिकल यहां पे है, x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पार्टिकल है x इक्वल्स टू 0 वाला पार्टिकल है, ये ऊपर नीचे इस तरह से एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से देखें, अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग फाई की वैल्यू अगर देखें, अगर x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल को अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पे ये वेव फॉर्म अगर हमारे पास में है तो मैं बोल सकता हूं कि y t को अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है मेरे पास, a साइन ऑफ फाइव। तो क्योंकि अगर हम लोग t इक्वल्स टू 0 पुट किए, यहां पर a साइन फाइव आ गया, क्योंकि यहां पर पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन क्या है, इनिशियल पोजिशन है y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये y है और ये x है, तो इनिशियली पार्टिकल y इक्वल्स टू 0 पे है, तो y0 में ये मेरे पास कितना गया, 0। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, या इस केस में फाई इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग ऐसा कंडीशन लेते हैं जहां पे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल की पोजीशन अगर ये है तो हम लोग बोल सकते हैं फाई इज 0। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि पार्टिकल का के पोजीशन के वजह से जो फाई है, फेज कांस्टेंट, इस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करा है, दिस इज फेज, और दिस फाइव इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, क्योंकि ये टर्म वेरी कर रहा है, ये टर्म वेरी कर रहा है, बट दिस टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस कंप्लीट टर्म इज कॉल्ड फेज और दिस फाइव इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये जो पार्टिकल है, अगर x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल की बात करें तो ये एसएचएम कर रहा है प्लस a से माइनस a तक। ऐसा क्यों, अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखें, x इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल की अगर हम लोग एसएचएम की इक्वेशन देखें तो ये एसएचएम कर रहा है जिसमें a साइन माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इस तरह से वेरी कर रहा है। यहां पर इस केस में फाइव इक्वल्स टू 0 है, तो yt मेरे पास सिंपल हो गया माइनस a साइन ओमेगा टी फॉर पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0। मतलब x इक्वल्स टू 0 वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इनिशियली वो नीचे नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव y डायरेक्शन में इनिशियली वो जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि यह साइन नेगेटिव है इस तरह से। तो किसी भी टाइम t पे वो एक साइनोसोडल फंक्शन पे जो भी हमने एसएचएम की इक्वेशन देखी थी, एसएचएम वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। अभी ये इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन बोले या फिर मैक्सिमम y बोले तो ये प्लस a से माइनस a तक इस तरह से वेरी कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन।
तो एम्पलीट्यूड ये ए हो जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी कहां से कहां तक वेरी करेगा, साइन ओमेगा टी -1 से 1 तक वेरी करता है। साइन ओमेगा टी की अगर हम लोग रेंज की बात करें तो -1 से 1 तक वेरी करेगा, इसलिए वाई टी जो है, जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो -a से a तक वेरी करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो -a से a तक वेरी करेगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन विल बी a। तो a यहां से इस तरह से हम लोग एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर हम लोग इस स्ट्रिंग वेव की बात करें, वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात करें, तो हर एक जो पार्टिकल है वो एक SHM परफॉर्म कर रहा होगा जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज a। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड अगर हम बोले तो एम्पलीट्यूड विल बी a, और a एम्पलीट्यूड के साथ ये इस तरह से SHM परफॉर्म कर रहा है। और किसी भी पार्टिकल x = x0 के लिए हम लोग देखना चाहें, x = x0 पार्टिकल का अगर SHM का इक्वेशन हम लोग देखना चाहें तो सिंपली हम लोगों को यहाँ x = x0 पुट करना है। तो अगर हम लोग समराइज करें फेज को, क्योंकि फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम लोगों ने जैसे देखा वेव का जो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज y t = a sin ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने इसका सिग्निफिकेंस समझा कि जो फेज है मेरे पास, वो फेज क्या हो जाएगा, फेज विल बी kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ से हम लोग बोल भी सकते हैं दैट फेज कांस्टेंट, माय फेज कांस्टेंट इज फाइव। ठीक है, तो अगर हम लोग वेव की एक फोटो खींचते हैं एट t = 0, ठीक है, अगर हमने एक वेव की फोटो खींची और हमारे पास जो फोटो है वो कुछ इस तरह से सपोज दिखता है। ठीक है, इसको इक्वी डिस्टेंस समझ लेना है अभी। ये दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग इस पार्टिकल को ध्यान से देखते हैं, इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को। सपोज दिस इज पार्टिकल नंबर 1 एंड दिस इज पार्टिकल नंबर 2। तो पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन दैट इज सेम। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 का जो फेज है वो भी सेम है। पार्टिकल नंबर 1 और 2 का फेज सेम है, दैट मीन्स उसका ये वाला टर्म kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वाला टर्म इन दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, तो ये दोनों सेम फेज में हो गए। उसी तरह से अगर मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट की बात करूं, इसको हम लोग ये जो पार्टिकल है इसको हम लोग ट्रफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जो वेव है इसके लोअर मोस्ट पोजिशन है ये, दैट इज ट्रफ, और ये जो है दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट। तो 3 and 4 की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल नंबर 3 and 4 आर इन सेम फेज, 3 and 4 आर इन सेम फेज, 1 and 2 आर इन सेम फेज। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेम है दैट मीन्स वाई टी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन भी सेम होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन अगर देखें इसका और इसका, तो दोनों सेम है, वो कितना है, ए के बराबर है। और इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन देखिए एक ट्रफ वाले पार्टिकल का, तो दिस इज -a और इसका दिस इज -a। ठीक है, तो पार्टिकल नंबर 3 and 4 आर इन सेम फेज, उसी तरह से पार्टिकल नंबर 1 and 2 आर इन सेम फेज। ठीक है, और अगर हम लोग फेज कांस्टेंट की बात करें तो ये तस्वीर हमने खींची है t = 0 पे। ठीक है, तो t = 0 पे अगर हम लोग इनिशियल पार्टिकल की बात करें, जो x = 0 वाले पार्टिकल की बात करें, तो x = 0 पे और t = 0 पे अगर हम लोग देखें तो x = 0 अगर मैं पुट करता हूं, t = 0 पुट करता हूं, तो ये जो टर्म है ये मेरे पास निकल के आ जाता है वाई टी दैट इज इक्वल टू a sin फाइव। कहां पे, एट x = 0 एंड t = 0, बट एट t = 0 एंड x = 0 पे ये जो पार्टिकल है ये कहां पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे, 0। इसका डिस्प्लेसमेंट इज 0 फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि ये यहीं पे है, ये पार्टिकल है ये यहीं पे है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस फाइव शुड बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां से इस तरह से हम लोग फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो फेज कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फेज को समझना, फेज कांस्टेंट को समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर हम लोगों को वेव को समझना है। तो ये सारी बातें हम लोग ने SHM में भी करी थी, बट फिर भी मैंने क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको हमने इसका एक बार रिविजन कर लिया। अब अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेव के लिए, तो वेव को अगर हमें समझना है तो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट होना या वेव नंबर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने वेव की जो इक्वेशन डिराइव करी थी दैट इज y एट एनी टाइम t दैट इज इक्वल टू a sin ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे मैं फाई को 0 कंसिडर कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। फाई = 0 का मतलब क्या हो गया, एट t = 0 x = 0 वाले जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट t = 0 x = 0 वाले पार्टिकल की y की वैल्यू दैट विल बी 0।
तो अगर मैं t इक्वल्स टू यहाँ से और एक कंडीशन लूँ एट t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो करने का मतलब मैं t इक्वल्स टू जीरो पे वेव की एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो मुझे वेव जो दिखेगा दैट विल बी इक्वल टू y दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx। इस फॉर्मेट में मुझे वेव की एक तस्वीर नजर आएगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1 और ये जो पॉइंट है 2, दीज टू आर इन सेम फेज। तो हम लोग वेवलेंथ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ठीक है, अगर देखें तो अगर मैं तीसरे पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल, दिस थर्ड पार्टिकल विल बी इन द फेज ऑफ सेकंड एंड 1। तो मैं ऐसा नहीं कि 1 और 3 के बीच की दूरी लूं, 1 और 3 के बीच की दूरी नहीं ले सकता मैं, 1 और 2 के बीच, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सेम फेज। तो उस तरह से हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। तो वेवलेंथ अगर मैं बात करूं, सपोज ये मेरे पास x डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन वेव है और y डायरेक्शन है ये, और एट t इक्वल्स टू जीरो पे इस तरह से हमने फोटो लिया है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, दो पार्टिकल्स इन द सेम फेज है, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग इस तरह से वेवलेंथ के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको मैं बोल देता हूं दिस x इज x1 एंड दिस x इज सपोज x2। अच्छा, और एक चीज, जो साइन का जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा 2 पाई के बाद रिपीट करता है। मिनिमम जो हम लोग बोल सकते हैं उसका जो पीरियड है, साइन का जो पीरियड होता है दैट इज 2 पाई। उसको हम लोग ध्यान रखते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो इस पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का अगर हम लोग फेज इक्वेट करते हैं, तो पार्टिकल 1 के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे y का, तो पार्टिकल 1 के लिए y1 विल बी a साइन के x, सपोज x इक्वल्स टू x1 को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो और उसी तरह से y2 के लिए बोले तो दिस विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ के x प्लस 2 पाई। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि y1 और y2 का डिस्प्लेसमेंट इज सेम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज सेम। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करें, दो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि y1 दैट इज इक्वल टू y2 इस केस में। तो मतलब इसका जो आर्ग्यूमेंट है इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैं आर्ग्यूमेंट कंपेयर करूं तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज kx, और इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा k कर मैं बाहर निकालूं तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा kx प्लस 2 पाई बाई k। ठीक है, तो x1 अगर बोलूं तो x1 इज x, तो x2 विल बी x प्लस 2 पाई बाई k। ठीक है, तो इस तरह से x1 और x2 हम लोग निकाल सकते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 अगर हम लोग निकालना चाहें तो x2 माइनस x1 अगर हम लोग निकाले तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज kx एंड दिस इज k इंटू एक्स प्लस 2 पाई बाई k, मतलब ये 2 पाई बाई k इसका x आगे है, x2 इज 2 पाई बाई k आगे ऑफ x1। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा लैम्डा, तो हम लोग लैम्डा बोल सकते हैं, लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई k। लैम्डा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पाई बाई k से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लैम्डा को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 2 पाई बाई k, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग वेव नंबर की बात करें तो इस इक्वेशन में जो k जो है, ये k हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस k इज कॉल्ड वेव नंबर। तो k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहां से एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ जाता है, वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई k, और इसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग लिख सकते हैं k दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। सो दिस लैम्डा, तो हमें पता है दिस लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड दिस k इज कॉल्ड वेव नंबर। इसको हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी स्टडी किया था एसएचएम वाले चैप्टर में, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। तो सेम यहां वही कॉन्सेप्ट यूज होगा पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स हैं, जो भी मीडियम में सारे पार्टिकल्स हैं, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो वेव का इक्वेशन लिखा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि सारे पार्टिकल्स का एसएचएम का हम लोगों ने एक सिंगल इक्वेशन में हम लोगों ने उस तरह से हमने इक्वेशन लिखा था।
तो अगर एक वेव प्रोपगेट कर रही है एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसका जो इक्वेशन हमने लिखा था yt दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, फाई को मैंने सपोज जीरो कंसिडर किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि सपोज मैं एट x इक्वल्स टू जीरो वाले पार्टिकल को पकड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो x इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं, तो उसका जो SHM का इक्वेशन होगा वो a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो इसलिए इस तरह से हम लोग इसको माइनस ए साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि पहले ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ये जो पार्टिकल है वो पहले नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, उसके बाद वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाके मीन पोजीशन की तरफ ट्रेवल करेगा। बट ये SHM में है विथ इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इज ओमेगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन जो टाइम पीरियड हम लोग वेव का भी डिफाइन करते हैं, तो हर एक पार्टिकल का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो सेम ही होगा, क्योंकि ओमेगा सब में ओमेगा ही आने वाला है, ठीक है, ओमेगा सब में ओमेगा सबका ओमेगा ही है। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो जैसे कि SHM के लिए हम लोगों ने डिफाइन कर रखा था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज 2 पाई ओमेगा, तो यहाँ भी हर एक पार्टिकल का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दैट इज 2 पाई ओमेगा। और अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है तो इसको हम लोग वेव का भी टाइम पीरियड बोलेंगे, या फिर वेव का हम लोग इसको पीरियड बोल सकते हैं। और ओमेगा को हम लोग यहाँ पर इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जैसा कि हमने SHM में डिस्कशन कर रखा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर मैं इसका टाइम पीरियड की बात करूं, अगर टाइम पीरियड से मैं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इस वेव की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन दैट इज 1 अपॉन टी, उसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो वो वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने SHM में भी पढ़ रखा था कि फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन कर रखा था, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पर भी 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। किसी भी पार्टिकल को अगर हम लोग उठा के देख ले तो किसी भी पार्टिकल का वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज इट्स टाइम पीरियड। तो अभी यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है y वर्सेस t, x नहीं रिप्रेजेंट किया है, y वर्सेस t, ध्यान से देखिए दिस इज y वर्सेस t। अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है तो यहां से लेके एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने को हम लोग इसका t बोल सकते हैं, तो दिस इज माई t, ठीक है। उसी तरह ये इसने किसी और पॉइंट को उठा लिया, इसने इस पॉइंट को उठा लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम कंप्लीट करने को भी टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड के बराबर होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं तक पहुंचा तो दैट इज वन ऑसिलेशन। तो इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज इट्स टाइम पीरियड। और उसी तरह से हम लोग वेव की फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन करते हैं, न्यू दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। न्यू को ध्यान रखना है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमें एक वेव की इक्वेशन दी हुई है और सारे पैरामीटर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है पहला एम्पलीट्यूड, तो बहुत ही आसान है। तो हम लोग जो लिखते हैं वेव की इक्वेशन लिखते हैं yx एट t दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, फाई को जीरो ले लिया है। तो अगर हम लोग देखें इसमें एम्पलीट्यूड, इस दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एम्पलीट्यूड हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.005, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा था एम्पलीट्यूड। सेकंड पार्ट में वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो वेवलेंथ हमें पता है लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, और यहाँ से k की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो k अगर इस दोनों को कंपेयर करें तो k की वैल्यू आ जाती है 80, और ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा टी दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 3। तो अगर हम लोग 2 पाई बाई के में k की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 पाई बाई, और ये जो k की वैल्यू आएगी ये 80 जो लिखे हैं दिस इज पर मीटर, ठीक है। तो 2 पाई बाई के, तो 2 पाई बाई के में दिस इज 80 पर मीटर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 80 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 7.85 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके सी पार्ट में पूछा गया है द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड हमें पता है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा भी हमें पता है, तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 3 पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू 2.09। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.09 सेकेंड यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से टाइम पीरियड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास सिंपल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी करेंगे तो ये 0.48 हर्ट्स निकल के आ जाता है। अब इसके सेकंड पार्ट में तो
क्वेश्चन पूछा गया ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसके कौन सा पार्ट है, ऑल्सो कैलकुलेट वाला पार्ट है ना। तो दिस इज y को मैं लिख सकता हूँ, एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, तो एम्पलीट्यूड विल बी 0.005। ठीक है, साइन ऑफ, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ साइन को, साइन ऑफ, अब हम लोग लिखते हैं kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो k की जगह हमारे पास आ गया 80, x की जगह हमको पुट करना है 30 सेंटीमीटर है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 0.3, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू मुझे 3 दी हुई है और t की जो वैल्यू यहाँ पर है दैट इज 20 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं पार्टिकल जो कि लोकेटेड है 30 सेंटीमीटर पार्टिकल लोकेटेड है, उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर कैलकुलेट करें तो ये y कम्स आउट टू बी 5 mm। तो इस तरह से हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव की। तो सबसे पहले ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम या फिर ऑसिलेशन में जो पार्टिकल है उसकी स्पीड इज सेपरेट थिंग, और एक वेव की जो स्पीड की हम लोग बात करेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वेव की स्पीड इज डिफरेंट एंड पार्टिकल की एसएचएम परफॉर्म करने की स्पीड दैट इज डिफरेंट। तो हम लोग अभी ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोपगेशन है वो किस स्पीड से आगे की तरफ प्रोपगेट कर रही है, किस स्पीड से ये प्रोपगेट कर रही है। ओके, तो सपोज मेरे पास दो इंस्टेंट है, एट इंस्टेंट टी इक्वल्स टू टी पे ये मेरे पास इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये एक मेरे पास पैटर्न है, और टी प्लस डेल्टा टी पे ये पैटर्न आगे की तरफ इस तरह से शिफ्ट कर जाती है। टी इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी पे ये पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट कर गई, और ये पैटर्न कितना शिफ्ट हुई, डेल्टा एक्स आगे की तरफ शिफ्ट कर गई है। ठीक है, तो अगर मैं वेव की स्पीड की बात करूं तो वेव की जो स्पीड होगी उसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें दिस इज नथिंग बट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यही तो वेव की स्पीड हो गई ना, डेल्टा एक्स पैटर्न शिफ्ट किया और वो कितने टाइम पे शिफ्ट हुआ, डेल्टा टी टाइम पे। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पॉइंट, सपोज ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, तो पार्टिकल ए के पास जो डिस्टर्बेंस थी वो पार्टिकल बी को इंपार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रेस्ट का एग्जांपल लिया है ताकि हम लोगों को चीजें समझने में आसानी, किसी भी पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं तो ये जो डिस्टर्बेंस है पार्टिकल ए की डिस्टर्बेंस पार्टिकल बी की को प्रोपगेट हो गई कितने टाइम पे, डेल्टा टी टाइम के बाद। ठीक है, मतलब इस पैटर्न को यहां से यहां मूव करने में डेल्टा टी टाइम लगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ए के फेज की, तो ए का फेज और बी का फेज सेम है क्योंकि दोनों का इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन इज सेम। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए का फेज और बी का फेज विल बी सेम, तो हम लोग सेम चीज इक्वेट करने वाले हैं। तो अगर ए की फेज की अगर हम लोग बात करें तो फेज ऑफ ए दैट विल बी, हम लोग बोल सकते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फेज ऑफ बी की अगर हम लोग बात करें तो यहां से देख सकते हैं इसके लिए बी के लिए x कितना हो जाएगा, b के लिए अगर हम लोग बात करें दैट x विल बी x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो ये b का फेज हो जाएगा, यहां से हम लोग बोल सकते हैं k इंटू एक्स प्लस डेल्टा x हो गया, क्योंकि b के लिए जो x होगा दैट इज x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा, और t के लिए क्या हो गया, यहां पर t कितना है, t प्लस डेल्टा t है। ठीक है, अब यहां से हमको पता है कि फेज ऑफ ए और फेज ऑफ बी बराबर है, तो अगर दोनों को इक्वेट करें तो के एक्स माइनस ओमेगा टी हमें मिल गया के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डेल्टा टी। तो यहां से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से मुझे मिल जाएगा के डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, और यहां से मेरे पास निकल के आ जाता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, जो कि हमने वेव की वेलोसिटी हमने डिफाइन कर रखी थी। तो वेव की वेलोसिटी हमें किसके टर्म्स में आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के टर्म्स में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। वेव की वेलोसिटी दैट इज ओमेगा बाई के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव नंबर। अच्छा, इसका अगर हम लोग अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो दिस ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी। ठीक है, और के को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर इसको हम लोग इफेक्टिवली देखें तो ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। दिस वेव वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के विच इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी।
अब इस चीज को हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज का। तो वेव वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दिस वेव और टी जो है ये टाइम पीरियड है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। तो एक बार जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है, कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो उस एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है जब तक वेव जो है, वेव का जो पैटर्न है वो लैम्डा आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं इस v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी से। v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी का कहने का मतलब एक पार्टिकल अगर अपने मीन पोजीशन के अबाउट एक बार ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, एक साइकिल ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उस टाइम उतने टाइम पे जो वेव है वो लैम्डा आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। लैम्डा मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेव पैटर्न का जो प्रोपगेशन होगा वो लैम्डा होगा, वो प्रोपगेशन का लेंथ जो होगा वो दैट विल बी लैम्डा, लैम्डा आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये हम लोग यहाँ से ये भी इन्फर कर सकते हैं और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास निकल के आ जाता है, दैट इज v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी वेव वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि हमने इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिफाइन किया था। तो अगर हम लोग वेव की स्पीड की बात करें तो वेव की स्पीड सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी पे, जो कि हम लोग देखने वाले हैं अभी कि वेव की वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड कर रही है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिस पे वेव की वेलोसिटी डिपेंड करती है वो है इनर्शियल प्रॉपर्टी। इनर्शियल प्रॉपर्टी जैसे हम लोग बात करें मास डेंसिटी की बात करें तो इन दोनों, मास डेंसिटी हो, लीनियर मास डेंसिटी हो या वॉल्यूम मास डेंसिटी हो, तो इन दो चीजों पे ही वेव की वेलोसिटी डिपेंड करती है। और इसका हम लोग जो भी रिलेशन है वो आगे आने वाली स्लाइड्स पे हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग बात करें वेव की स्पीड, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी की बात करते हैं, सपोज इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो वेव की जो स्पीड है वो अगर अभी हमने देखा कि दो मटेरियल की दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मीडियम या मटेरियल की दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मीडियम, और दूसरा इनर्शियल प्रॉपर्टी। इनर्शियल प्रॉपर्टी में हमारे पास था मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी के टर्म्स में या वॉल्यूम मास डेंसिटी के टर्म्स में इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में बात करूं तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी हमने देखा ये कहीं ना कहीं रीस्टोरिंग फोर्स से रिलेट करता है। रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है अभी, दैट इज माइनस के एक्स टाइप वाला जो नेचर का जो फोर्स होता है, जो मीन पोजीशन में अपनी तरफ खींचना चाहता है, जो भी मटेरियल को, जो भी पार्टिकल्स है उनको अपने मीन पोजीशन की तरफ इस तरफ खींचना चाहता है, तो वो हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स उस टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है मीडियम की उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स से। तो अगर हम लोग एक स्ट्रिंग में बात करें तो स्ट्रिंग में जो वेव की जो वेलोसिटी होती है वो, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में बात करें तो वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो वेव की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होती है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन कर पाएंगे कि इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी की अगर बात करें स्ट्रिंग की तो इसमें हम लोग लीनियर मास डेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर पाएंगे। तो जो रिलेशन हमारे पास निकल के आता है दैट इज v इक्वल्स टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू। तो वेव की जो वेलोसिटी है, ट्रैवलिंग जो ट्रांसवर्स वेव की एक वेलोसिटी है इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनर्शियल प्रॉपर्टी, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज म्यू का मैं बात करूं मास अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर ये इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L और इसका टोटल मास इज m, तो म्यू में डिफाइन कर सकता हूं मास दैट इज m अपॉन L। तो इस तरह से हम लोग इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला आया v इक्वल्स टू रूट ओवर टी बाई म्यू, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से डेरिवेशन इसका किया हुआ है, बट इसका जो डेरिवेशन है ये हमारे अभी स्कोप में नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं देखेंगे। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये इस रिलेशन को कैसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो v इक्वल्स टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू वेव की वेलोसिटी होती है किसी भी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में बोला गया है स्टील वायर जिसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ दैट इज इक्वल टू 0.72 मीटर। ठीक है, एक स्टील वायर है जिसकी ये लेंथ दी हुई है, हैज अ मास ऑफ दिस, मास दिया हुआ है मुझे 5 × 10⁻³ kg। ठीक है, इफ द वायर इज अंडर टेंशन दिया हुआ है 60 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर। तो सिंपल सा इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो इसमें अगर हम लोग देखें तो म्यू की बात करें, दैट इज़ जो हमें वेलोसिटी पता है, दैट इज़ सिंपल टी अपॉन म्यू हमें निकालना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। तो म्यू यहाँ पर दिया हुआ है, हमने मास डेंसिटी दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास की अगर बात करूँ दैट इज 5 × 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय लेंथ इज 0.72 मीटर। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाता है 6.9 × 10⁻³ kg पर मीटर। ठीक है, और टेंशन तो हमें दी हुई है, तो वेलोसिटी हम डायरेक्टली यहाँ से √T/μ से कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन दिया हुआ है 60 न्यूटन डिवाइडेड बाई 6.9 × 10⁻³ kg पर मीटर। तो ये कैलकुलेट करने पे हमें मिल जाता है 93 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में वेव की क्या वेलोसिटी होगी वो उसके टेंशन और उसके लीनियर मास डेंसिटी से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने बात किया था कि वो किस तरह से प्रोपगेट करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट करता है एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और ये पैटर्न जो है वो आगे की तरफ प्रोपगेट करता जाता है। तो अगर हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें बात किया था कि जो मीडियम की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो इस पे रोल प्ले करेगी वेव की वेलोसिटी पे। तो जो वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो मीडियम के इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली डिपेंड होगा। ठीक है, तो इसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में आ रही है वो है इसका बल्क मॉडुलस, क्योंकि कंप्रेशन को अपोज करने के लिए कंप्रेशन के थ्रू अगर कंप्रेशन होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोवाइड करेगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है दैट इज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस मतलब कंप्रेशन के थ्रू रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वेव की वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मीडियम का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, उसका बल्क मॉडुलस, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका बल्क मॉडुलस कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसको जस्टिफाई करता है। बल्क मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको जस्टिफाई करता है। और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं मटेरियल मीडियम का इनर्शियल प्रॉपर्टी इसमें क्या आ रहा है, रो डेंसिटी, मास डेंसिटी की हम लोग बात करें, या वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। रो को अगर देखें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डेंसिटी की यहां पर इसलिए बात करें क्योंकि कंप्लीट वॉल्यूम का हम लोग बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं, कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पर जो इनर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं मटेरियल की, दैट इज इट्स वॉल्यूम डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज डेंसिटी। ठीक है, सो दिस रो इज मास अपॉन वॉल्यूम, एंड बल्क मॉडुलस तो हमें पता है, बल्क मॉडुलस दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, जो भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आया है दैट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस हमें पता है, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस किसी भी मीडियम का अगर हमें पता है, मटेरियल मीडियम का पता है, और वहां की मास डेंसिटी अगर हमें पता है, तो हम उस जगह पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो कि हम लोग साउंड ले रहे हैं, तो साउंड की वेलोसिटी बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे मटेरियल मीडियम में। तो मीडियम की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, मतलब वेलोसिटी, वेव की जो वेलोसिटी है वो मीडियम की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड कर रही है, ये हम लोग यहां से देख सकते हैं। इसका डेरिवेशन इज नॉट इन आवर स्कोप। अब अगर हम लोग वेव की वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें एक आइडियल गैस में, ठीक है, एक आइडियल गैस हम लोग कंसिडर करते हैं और इसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर भी वही हमें दो चीज कंसिडर करना पड़ेगा, उसका बल्क मॉडुलस, मीडियम प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज इट्स बल्क मॉडुलस, और दूसरा इसका डेंसिटी। ठीक है, दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर एक आइडियल गैस में हम लोग देखें तो आइडियल गैस में हम लोग लिख सकते हैं दैट PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ऐसा समझे कि अगर एक वेव प्रोपगेट कर रही हो, ठीक है, एक साउंड वेव प्रोपगेट कर रही हो, तो हम लोग ऐसा समझे कि मीडियम आइसोथर्मली प्रोपगेट कर रही हो। तो न्यूटन ने इसको इस तरह से समझा कि जो वेव मेरी प्रोपगेट कर रही है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर जो साउंड वेव है वो प्रोपगेट कर रही है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब जब वेव प्रोपगेट कर रही है तो सबका जो टेम्परेचर है, जो जिस भी मीडियम से गुजर रही हो वेव, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो ऐसा समझ के न्यूटन ने इसका डेरिवेशन लिया, इसका जो वेव की वेलोसिटी का डेरिवेशन लिया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जो अगर हम लोग आइसोथर्मल अगर इसको कंसिडर करें, इस प्रोसेस को, जो वेव अगर कहीं से पास हुई और आसपास के मीडियम का टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होता है, ऐसा कंडीशन हम लोग एज्यूम करें, तो हम लोग इस
क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट एंड टी को अगर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट मानते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका अगर हम लोग चेंज देखना चाहें तो चेंज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार पी को कांस्टेंट मान के डेल्टा वी लेंगे प्लस वी को कांस्टेंट मान के डेल्टा पी लेंगे, और क्योंकि इसका चेंज ये कांस्टेंट टर्म में हमने एज्यूम कर लिया, दिस टर्म इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम लोग इसका जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं मेरे पास आ गया डेल्टा पी बाई डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी। और ये चीज अगर हम लोग यहां पे पुट करें बल्क मॉडुलस के टर्म्स में पुट करें तो बल्क मॉडुलस के टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं दिस बल्क मॉडुलस दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो यहां से वी कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बल्क मॉडुलस मेरा आ गया पी के टर्म्स में, बल्क मॉडुलस यहां से मेरे पास पी आ गया। यहां पर माइनस पी मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, तो ये यहां से इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। यहां पर हम लोग बल्क मॉडुलस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो अगर बल्क मॉडुलस प्रोपोर्शनल टू पी हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू पी बाई रो। तो वेव की वेलोसिटी इस तरह से आइडियल गैस में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो मीडियम का जो प्रेशर है उस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम का कितना प्रेशर है। अगर हम लोग बात करें एयर का तो एयर प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी होगी। लेकिन इस केस में हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया हुआ है। तो न्यूटन का जो एजम्पशन था कि जब वेव एक साउंड वेव ट्रेवल करती है एक आइडियल गैस के थ्रू, तो जो उसका जो पार्टिकल्स है, मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, जो भी आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इस एजम्पशन के थ्रू जो वेव की साउंड वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट की गई तो वो आई 280 मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेट होके आई। बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमें मिला जो वेव की एक्चुअल साउंड वेव की एक्चुअल वेलोसिटी इन आइडियल गैस, तो वो हमें निकल के आई 331 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो गैप है ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि ये गैप क्यों आया। बाद में लैपलास नाम के एक साइंटिस्ट हुए, लैपलास, ठीक है, लैपलास नाम के एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बताया कि ये जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। जब भी एक आइडियल गैस के थ्रू अगर साउंड वेव ट्रैवल करती है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है हीट एक्सचेंज करने का, ठीक है। तो उसमें जो हीट एक्सचेंज है दैट इज Q इज 0, ठीक है, Q इज 0, हीट एक्सचेंज इज 0, दैट मीन्स ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। साउंड वेव इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है कि इसको हीट एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये लैपलास ने बताया इस चीज को, और उन्होंने फिर जो न्यूटन का एजम्पशन था कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उन्हें बताया ये आइसोथर्मल नहीं, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है कि PV रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से उन्होंने डेरिवेशन दिया। अगर हम लोग इसका चेंज देखना चाहें तो एक बार मैं P को कांस्टेंट रखता हूं और इसको मैं इसका चेंज देखता हूं, तो ये मेरे पास आएगा गामा V रेज़ टू पावर गामा -1 डेल्टा V। और एक बार मैं इसको V रेज़ टू पावर गामा को कांस्टेंट रखता हूं और इसका चेंज देखता हूं, P का चेंज देखता हूं, दैट इज डेल्टा P। और कांस्टेंट का अगर हम लोग चेंज देखें तो कांस्टेंट का चेंज विल बी 0। तो यहां से अगर मेरे पास देखें तो डेल्टा V अगर मैं निकालना चाहूं V रेज़ टू पावर गामा -1, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा बल्क मॉडुलस दैट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये मेरे पास आ जाता है गामा इंटू P, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये मेरे पास डेल्टा जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आती है वो गामा P आती है, और यहां से हम लोग वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं गामा P बाई रो, ठीक है। तो एक रूट गामा का एक्स्ट्रा टर्म यहां से मल्टीप्लाई हो गया इस केस में। और यहां से अगर हम लोग देखें तो वेव की जो वेलोसिटी हम लोग हमारे पास कैलकुलेट होके आती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो 330 के लगभग कैलकुलेट होके आती है, जो कि बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन है। अब अगर हम लोग बात करें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम लोग क्या करेंगे, दो वेव्स को हम लोग उसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे। अलजेब्रिक सम लेने का मतलब क्या है, सपोज एक वेव मेरे पास एक वेव कुछ प्रोपेगेट कर रही है, दूसरी वेव भी प्रोपेगेट कर रही है किसी भी डायरेक्शन से, और उनका जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों को, अगर दोनों वेव को हम लोग सुपरपोज कर दे, दैट मीन्स उन लोगों को हम लोग अलजेब्रिकली उनका सम करेंगे, तो रिजल्टेंट वेव विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज टू वेव्स। ओके, सो दो वेव का हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसका सुपरपोजिशन लेते हैं।
तो हम लोग देख सकते हैं एक वेव इस तरह से इधर मूव करिए, दूसरी वेव दूसरे डायरेक्शन में मूव करिए, और ये जो है ये लाइन हमें सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट वेव हमें देता है। तो ये सपोज मेरे पास वेव 1 है, दिस इज माई वेव 1, दिस इज माई वेव 2 एंड दिस इज माई रिजल्टेंट ऑफ वेव 1 प्लस वेव 2। तो अगर हम लोग देखेंगे किसी भी टाइम पे, सपोज हम लोग देखते हैं, सपोज वेव एक वेव जो है वो इस डायरेक्शन से मूव कर रही है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लोग देखते हैं, सपोज इस इंस्टेंट पे, तो इस इंस्टेंट पे अगर हम लोग एनालिसिस करें तो ये जो रिजल्टेंट वेव है इन दोनों वेव का अलजेब्रिक सम होगा किसी भी पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो सम होगा वो ये प्लस ये होगा, ठीक है, ये प्लस ये विल बी ये। और इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इसका सम प्लस इसका सम। इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो इसका सम, यहाँ ये तो 0 है और ये कुछ इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों का इस जगह पे रिजल्टेंट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ का सम प्लस यहाँ का सम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हर पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम हम लोगों को रिजल्टेंट वेव प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका सम प्लस इसका सम ये हमें ये मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी दो वेव को या फिर मल्टीपल वेव्स को हम लोग अगर सुपर इम्पोज करें, दैट मीन्स उसका हम लोग सिंपल अलजेब्रिक सम ले ले रहे हैं किसी भी पॉइंट पे। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल में भी हम लोग देख सकते हैं, तो इस केस में भी देखें तो यहां पर भी हम लोग इस तरह से अलजेब्रिक सम ले सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग अगर इक्वेशन फॉर्म में समझना चाहें तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक वेव है, सपोज y1 दैट इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरी वेव है मेरे पास y2 दैट इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इन दोनों वेव का सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड इज सेम, इसका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज आल्सो सेम, ओमेगा इज आल्सो सेम, बस इस वेव के पास एक फाई है, दैट प्लस फाई है, दैट मीन्स ये फाई फेज लीड करेगा इस वाले वेव को, वेव 1 को वेव 2 जो रहेगा वो 5 फेज लीड कर रहा है, क्योंकि इसमें पास प्लस 5 का एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर हम लोग को इसका सुपर पोजिशन लेना है, दैट मीन्स हमें रिजल्टेंट इसका लेना है, तो रिजल्टेंट मैं बोल सकता हूं रिजल्टेंट वेव वाई आर से सपोज रिप्रेजेंट करते हैं, वाई आर दैट इज सिंपली y1 प्लस y2। तो अगर इस दोनों वेव को हम लोग जोड़ देते हैं तो मेरे पास बन जाता है a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, ये हमारे पास a अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर मेरे पास साइन c प्लस साइन d, ये हमने अलजेब्रिक रिलेशन जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री है उसमें ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये क्या हो जाता है 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसी को अगर सेम इक्वेशन यहाँ पे यूज करूँ तो y रिजल्टेंट मेरे पास बन जाता है 2a कॉस ऑफ 5 बाई टू इंटू साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई टू। ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाता है इस तरह से, ठीक है। इसका हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं कि फाई, अगर फाई इज जीरो, ठीक है, इफ फाई इज जीरो, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग यहां से क्या देख सकते हैं, ये जो रिजल्टेंट वेव है, अगर फाई जीरो है दैट मीन्स रिजल्टेंट वेव दैट इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। फाई जीरो है तो मेरे पास y रिजल्टेंट क्या आ जा रहा है 2a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट वेव है वो मेरे पहले के जो वेव 1 और वेव 2 के सिमिलर इक्वेशन में है, बट ये हम लोग देख सकते हैं इसके पास जो है वो डबल एम्पलीट्यूड आ रहा है। ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ए, ओके। तो ये भी यहाँ से अगर इसको ए हमने एज्यूम किया तो दिस इज कैपिटल ए, ओके, ठीक है। तो ये डबल एम्पलीट्यूड का वेव हमारे पास हमको जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग और वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेम और के भी सेम है, वेव नंबर भी सेम है, ठीक है। एक डबल एम्पलीट्यूड का जो वेव है वो प्रोपगेट कर रहा है। इसका ये भी सिग्निफिकेंस है कि दो वेव सेम फेज में, मतलब दोनों का जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो किसी भी टाइम पे दोनों का एम्पलीट्यूड जो होगा वो सम हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2a टाइम्स हो जाएगा क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस है 0। लेकिन अगर इसी केस में अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता कि इफ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई, अगर ये पाई फेज में होता तो ये पहले वाला जो केस है इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव, पहले जो वाला केस है इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर फाई मेरे पास पाई आ गया तो हम लोग देख सकते हैं जो रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा। अगर फाई की वैल्यू पाई पुट करता हूं तो ये टर्म जीरो हो गया और ये कंप्लीट टर्म जीरो हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट टर्म जीरो का वाई आर मेरे पास जीरो आ गया। दैट मीन्स अगर मेरे पास फेज जो है वो अगर पाई हो गया तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट वेव कैंसिल आउट होगी वो जीरो हो जाएगी रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, वेव पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, दो वेव था और दोनों के बीच अगर फेज एंगल इज पाई तो दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और जो रिजल्टेंट वेव होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं अगर फाई अगर पाई हो गया दैट मीन्स फेज डिफरेंस जो रहता है वो दो वेव के बीच में अगर पाई का फेज डिफरेंस आ गया दैट मीन्स वेव को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो वेव जो है ये आउट ऑफ फेज है। ठीक है, अगर फाई इज इक्वल टू पाई तो हम लोग बोलते हैं these two waves y1 and y2 are out of phase। तो यहां से हम लोग इस तरह चीजों को इन्फर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, तो सपोज हम लोग एक लाइट वेव का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लाइट वेव अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो लाइट वेव सपोज एक ट्रेवल कर रही है और कोई एक बाउंड्री ऐसा आया, तो बाउंड्री आने पे क्या होता है लाइट वेव में कि कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट बैक होता है और कुछ प्रोपगेट कर जाता है। तो कुछ रिफ्लेक्शन होता है, कुछ रिफ्रैक्शन होता है। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस भी आता है, कुछ ऐसा बाउंड्री आता है जिसमें से कि जो सारी की सारी जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसको कि हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन अगर हम लोग एक स्ट्रिंग वेव के केस में देखें, एक ऐसा बाउंड्री हम लोग एज्यूम करें जिसमें से कि स्ट्रिंग वेव जा रही है और सारी की सारी वेव रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो ऐसे बाउंड्री को हम लोग रिजिड बाउंड्री के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे रिजिड बाउंड्री सपोज ऐसा केस हमारे पास ऐसा आया, एक रिजिड बाउंड्री हमारे पास है जिसमें से कि वेव प्रोपगेट होकर टोटली वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब इस केस में अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि इसने कोई भी एनर्जी अपना लूज नहीं किया उस बाउंड्री पे, सपोज जिस बाउंड्री रिजिड बाउंड्री पे हम लोग बात करें उसमें कुछ भी इसने एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ एनर्जी का सारा एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ऐसे कंडीशन का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास केस है, सपोज ये जो केस है हमारे पास, इसमें एक वेव इस तरह से प्रोपगेट कर रही है और एक रिजिड बाउंड्री से इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इसका जो फेज का अगर हम लोग बात करें तो ये फेज जो है एक रिजिड बॉडी से अगर एक स्ट्रिंग वेव इस तरह से टकराती है और वापस होती है तो ये फेज पाई का फेज डिफरेंस जो रिफ्लेक्शन वेव में देखने को मिलता है। ऐसा हम लोग इसलिए भी इन्फर कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे एनालिटिकली इसको हम लोग सोच सकते हैं। अगर ये पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता, एक रिजिड बॉडी से इस तरह की एक पल्स टकराती और पाई का अगर डिफरेंस नहीं आता फेज का, तो उस केस को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज ये पाई का अगर एंगल नहीं हुआ तो ये रिजिड बाउंड्री है इस तरह से, और सपोज ये वेव आधी ट्रैवल कर चुकी थी, ऐसा अज्यूम करते हैं ये वेव आधी ट्रैवल कर चुकी थी और आधी रिफ्लेक्ट हो गई थी। तो आधी ट्रैवल की है और आधी रिफ्लेक्शन वाले वेव को हम लोग बनाते हैं इसमें, तो रिफ्लेक्शन वेव भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, पार्टली ये आगे की तरफ ये ट्रैवल कर रही है और कुछ इसकी रिफ्लेक्ट होकर ये पीछे की तरफ जा रही है। ये जो पार्ट है इसका ये आगे की तरफ ट्रैवल ना करके ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो बाउंड्री पे कुछ इस तरह का सिचुएशन एराइज होगा। ठीक है, बाउंड्री पे इस सिचुएशन एराइज होने का मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग ध्यान से समझे तो ये एम्पलीट्यूड अगर ए है तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी एम्पलीट्यूड ए होगा। ठीक है, इस कंडीशन पे ऐसे कंडीशन पे बात कर रहा हूं, इस सिचुएशन पे जब आधी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई और आधी अभी भी आगे की तरफ जा रही है। तो बाउंड्री पे जो अगर हम लोग सुपरपोजिशन का अगर इक्वेशन लगाते हैं तो बाउंड्री पे हमको मिलेगा 2a एम्पलीट्यूड का, इस तरह से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमको 2a एम्पलीट्यूड का मिलता है। लेकिन अगर हम लोग एक स्ट्रिंग की बात करें तो ये 2a एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है इस पोजीशन पे, एक रिजिड बाउंड्री पे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाउंड्री के इस वाले एलिमेंट की हम लोग बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इसका कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा ये जीरो डिस्प्लेसमेंट ही रहना है, क्योंकि बाउंड्री से जुड़ा हुआ है ना, ये पॉइंट बाउंड्री से जुड़ा हुआ है। अगर रिफ्लेक्शन वेव सेम फेज में होती है तो ये जो इसका इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट का जो है डिस्प्लेसमेंट वो 2a हो जाएगा, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर सेम फेज में अगर वेव रिफ्लेक्ट बैक होती है तो एक रिजिड बाउंड्री से।
क्यों, और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री है ना, इस रिजिड बाउंड्री का ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री से अटैच है, रिजिड बाउंड्री रिजिड है, इसलिए ये पॉइंट कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो फेज एंगल है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। दैट मीन्स ये आउट ऑफ फेज होकर रिफ्लेक्ट बैक होती है। इसलिए अगर ये जाने वाली वेव अगर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो आने वाली वेव उल्टे डायरेक्शन में पाई फेज का डिफरेंस लेके ये वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती है। इसी जगह पे अगर हम लोग एक ऐसा सिचुएशन मानते हैं कि रिजिड बाउंड्री के नहीं होके इस पोजीशन पे, रिजिड बाउंड्री नहीं होके इस पोजीशन पे अगर एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती, फ्लेक्सिबल बाउंड्री मतलब एक रिंग टाइप का होता, ठीक है, एक रिंग होता, समझ लो ये एक रिंग से फंसी हुई होती, ये रस्सी जो है यहाँ एक रिंग से फंसी हुई होती, इसको मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक रस्सी जो है एक रिंग से बंधी हुई होती, तो रिंग इज फ्री टू मूव, तो उस केस में रिंग अगर फ्री टू मूव है तो उस केस में जो बाउंड्री है वो रिजिड बाउंड्री नहीं होके ये एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो जाती, ठीक है, और उस केस में जो ये है 2 एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक रिजिड बाउंड्री कंसिडर करें तो आउट ऑफ फेज में आएगा, और अगर एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री कंसिडर करें तो वो आउट ऑफ फेज नहीं होकर सेम फेज में वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है कि रिजिड बाउंड्री अगर रहती है हमारे पास में तो उसमें जो पल्स है वो आउट ऑफ फेज होके वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है। और अगर मेरे पास एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, जैसे कि जो स्ट्रिंग के लास्ट में हमने एक रिंग लगा दिया और रिंग हमने उसमें फंसा दिया, एक इसमें रिंग लगा के हमने इस तरह से फंसा दिया, ठीक है, इस तरह का रिंग लगा के हमने फंसा दिया, तो ये वापस ये रिंग ऊपर की तरफ ऐसा मूव कर सकती है। ये रिंग जो है, सपोज ये रिंग है, ये इस तरह से मूव कर सकती है ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, तो इसलिए उसमें फेज डिफरेंस नहीं आता है, वो सेम फेज में ही रहता है और सेम फेज में ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो इसको हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अगर देखना चाहें तो सपोज एक पल्स हम लोग यहां से देते हैं और 2 अलग अलग बाउंड्री पे की तरह हम लोग बिहेव करते हैं। तो पहले में एक रिजिड बाउंड्री हमारे पास है, ये पॉइंट यहां पे फिक्स किया हुआ है हमने, और दूसरे केस में एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री रखा है, एक रिंग हमने लगा रखा है, दूसरे केस में एक रिंग लगा रखा है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग है और ये दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड बाउंड्री है और यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है, ठीक है, तो दिस इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री और ये फिक्स्ड बाउंड्री है, और एक पल्स हमने इस तरह से देते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो पहले केस में जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गई, और दूसरे केस में जो वेव अगर जा रही है, देखिए रिंग ऊपर की तरफ चला गया और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टैंडिंग वेव को। तो सबसे पहले हम लोग एनिमेशन देखते हैं, फिर इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस में देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्टैंडिंग वेव को। तो यहाँ पे मेरे पास सपोज एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से वेव मूव कर रही है। एक दूसरी वेव है जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही है। तो हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट वेव है दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेकेंड वेव है जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दोनों वेव की एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रखा है, बट एक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एक वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से अगर ट्रेवल करती है तो जो उनका रिजल्टेंट वेव बनता है, जो ये रिजल्टेंट वेव हम लोग देख रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट वेव का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट वेव एक स्टैंडिंग वेव बना रही है, ठीक है, एक स्टैंडिंग वेव हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं, ठीक है, लेकिन एक ही चीज उनका डिफरेंट है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबका इज डिफरेंट, लेकिन सबका फेज सेम है। सब एक साथ मैक्सिमा सबका एक साथ होता है, सबका एक साथ मिनिमा होता है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे सब एक साथ मैक्सिमा और सबका एक साथ मिनिमा हो रहा है, और वो सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो सेम फेज में है। हाँ, लेकिन कुछ पार्टिकल्स अगर हम लोग बात करें, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे जो हैं वो, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। ये जो पार्टिकल हैं इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं क्योंकि एक तरह से हिंजेस की तरफ बिहेव कर रहे हैं। ये पार्टिकल अपने पोजीशन से हिल नहीं रहे, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे इन दोनों का रिजल्टेंट इस वेव के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, इस दोनों का सुपर पोजिशन है, वो इस रिजल्टेंट वेव को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे। बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि कुछ जो पॉइंट्स हैं ये नोड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब ये अपने पॉइंट से हिल नहीं रहे हैं। फिर भी मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये दोनों सारे सेम फेज में हैं क्योंकि ये अपने पॉइंट से हिल नहीं रहे, मतलब अपने ही मीन पोजीशन में, ऑलवेज अपने मीन पोजीशन में, वही इसका मैक्सिमा है, वही इसका मिनिमा है। लेकिन बाकी इसके आजू बाजू जो भी है, तो इसके जैसे जैसे इसके इस तरफ हम लोग मूव करते जाते हैं, बाकी पार्टिकल्स की तरफ देखते हैं, तो वो अपने मैक्सिमा और मिनिमा के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, और हर एक पार्टिकल्स एक साथ अपने मैक्सिमा पे जाता है। हाँ, कुछ पार्टिकल्स का मैक्सिमा कुछ कम है, कुछ पार्टिकल्स का मैक्सिमा सब कुछ ज़्यादा है, और कुछ का सबसे ज़्यादा है। तो जिस पार्टिकल का मैक्सिमा सबसे ज़्यादा है, जो पार्टिकल यहाँ तक पहुँच रहा है, देखो
ये वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो ये जो है, ये पार्टिकल जो सबसे ज्यादा जिसका एम्पलीट्यूड है, जो कि ए के इक्वल है, जो भी इसका एम्पलीट्यूड है, वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला पार्टिकल को हम लोग एंटी नोड्स बोलते हैं, एंटी नोड्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग नोड समझ गए, एंटी नोड समझ गए, और स्टैंडिंग वेव में हमने देखा कि सारे जो पार्टिकल हैं वो सेम फेज में हैं। अभी मैं फिर से बताता हूं कि सेम फेज में क्यों है, क्योंकि सारे के सारे एक साथ मैक्सिमा पे जा रहे हैं और एक साथ मिनिमा पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन सबका मैक्सिमा और मिनिमा अलग अलग है, सबका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, सारे पार्टिकल्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, और जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है वैसे वाले पार्टिकल को हम लोग एंटी नोड्स बोल रहे हैं। और जहां पे ये जो ऑसिलेशन ये कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल एक तरह से हिंज पॉइंट हो चुका है, ऐसे वाले पॉइंट्स को हम लोग नोड्स बोलते हैं। तो यहां से हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स को समझ सकते हैं। हम लोग इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो सपोज मेरे पास एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और एक दूसरा वेव है जो कि सब कुछ सेम है, इसका के ओमेगा ए सब कुछ सेम है, बट वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये हमने देख रखा था, ठीक है, दो वेव हैं। अब ये इन दोनों का अगर हम लोग सुपर पोजिशन लेते हैं, दैट मीन्स वाई रिजल्टेंट में बोलता हूं, दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं a इंटू ये बन जाता है साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। हम लोग इसको अलजेब्रिकली इस तरह से जोड़ रहे हैं, जो कि हमने सुपर पोजिशन में देख रखा था, के एक्स प्लस ओमेगा टी। अच्छा, ये किस फॉर्मेट में आ गया? ये आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी, सॉरी साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर ये हम लोग देखें तो ये सिंपल कुछ नहीं हो जाता है, ये हो जाता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, सिंपल अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है तो वाई रिजल्टेंट अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 2 साइन ऑफ ए, तो ए बाहर में निकला है ना, तो 2a हम लोग यहां से ले लेते हैं, 2a साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको अगर हम लोग रिजल्टेंट जोड़ते हैं तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट नजर आता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो सबका फेज है, सबका फेज विल बी, सारे जो पार्टिकल्स है उसका फेज विल बी सेम, ठीक है। कोई भी एक्स यहां से पकड़ ले तो सबके लिए कॉस ओमेगा टी, सब एक साथ टी की वैल्यू, अलग अलग टी की वैल्यू के लिए सबका मैक्सिमा एक साथ आएगा, सबका मिनिमा एक साथ आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड सारे जो अलग अलग एक्स के लिए 2a साइन ऑफ के एक्स विल बी द एम्पलीट्यूड फॉर डिफरेंट एक्स। एक्स अगर 0 है तो उसका एम्पलीट्यूड 0, तो वहां पे नोड बन गया, ठीक है। उसी तरह से एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग जगह पे जो एम्पलीट्यूड है सबका सेम, सबका वेरी करेगा। लेकिन जो फेज है कॉस ऑफ ओमेगा टी वाला टर्म, तो ये कॉस ऑफ ओमेगा टी वाला जो टर्म है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सबका फेज सेम है, सबका फेज सेम है, सबको एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, सब एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, सब एक साथ मैक्सिमा पे जा रहे हैं। किसी का मैक्सिमा कम है, किसी का मैक्सिमा ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा किसके, एक्स की वैल्यू पे। अलग अलग एक्स की वैल्यू पे अलग अलग पार्टिकल्स लोकेटेड है, तो उनके लिए अलग अलग उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई? 2a साइन के एक्स, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि x इक्वल टू 0, एक यहाँ पे हम लोगों को एक नोड पॉइंट दे रहा है, क्योंकि उस जगह पे उसकी जो वो हमेशा वो 0 हो गई, ये पूरा का पूरा टर्म उसने 0 कर दिया x इक्वल टू 0 पे। तो ऐसे बहुत सारे नोड्स आएंगे, ठीक है। वो क्योंकि साइन एक रिपीटेटिव फंक्शन है, साइन एक अपने आप को रिपीट करता है ना, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे नोड्स बनेंगे, वो हम लोग यहां से इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी का इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेव वाई आर में लिख सकता हूं 2a साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने अभी डिराइव किया। तो इसका अगर हम लोग इन्फ्रेंस लेना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि 2a साइन के एक्स, अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट, सभी अलग अलग एक्स के लिए जो एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास वो अलग अलग होगा। तो अगर एक स्टैंडिंग वेव में इस तरह से बनाऊं तो इस तरह से मैं बना सकता हूं, और मुझे ये नेगेटिव पार्ट में भी बनाना पड़ेगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से, सपोज इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट हो रहा है, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है। तो सभी पार्टिकल्स अगर सब देखें तो एक साथ मैक्सिमा पे जाते हैं, एक साथ मिनिमा पे जाते हैं। इसी तरह से सभी पार्टिकल्स हमेशा सेम फेज में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑसिलेट कर रहे हैं तो अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, तो अलग अलग एक्स की जगह पे, सपोज दिस इज माई एक्स, ठीक है, एंड दिस इज माई वाई,
तो अलग अलग एक्स पे, अलग अलग एक्स की वैल्यू पे इनका जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, और कुछ पॉइंट्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, सपोज ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बिल्कुल ही ऑसिलेट नहीं करें, इनका एम्पलीट्यूड 0, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड, इसको हम लोगों ने नोट्स डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे कि एम्पलीट्यूड को हम लोग 0 के इक्वेट कर देते हैं। इस एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग 0 के इक्वेट कर देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो एम्पलीट्यूड को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हम लोग मेरे पास आ गया 2a sin kx दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स साइन ऑफ kx दैट इज इक्वल टू 0, और साइन kx 0 होने का मतलब कि kx दैट शुड बी इक्वल टू n पाई, और kx n पाई है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू n पाई बाई k, वेयर अभी हम लोग बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें डेल्टा x की बात करें, दैट मीन्स दो नोड के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग बात करें, सपोज इस नोड और इस नोड और इस सपोज हम लोग बात करें इस नोड और इस नोड और इस नोड के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो यहां से हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं, वो हो जाएगा पाई बाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स, दो नोड के बीच का डिफरेंस इज पाई बाई के। अभी के का हमें पता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अगर ये वैल्यू हम लोग डेल्टा एक्स में पुट कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा एक्स दैट मीन्स दो नोड्स के बीच का डिफरेंस हमारे पास लैम्डा बाई 2 आ गया, दैट मीन्स वेवलेंथ के हाफ के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग एंटी नोड्स के लिए भी कैलकुलेट करें तो एंटी नोड्स के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा वो हाफ ऑफ वेवलेंथ यहां से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स को फिजिकली समझ सकते हैं कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके बीच का डिस्टेंस भी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है, दोनों में एक रिजिड तरीके से दोनों एंड में फिक्स्ड है। दैट मीन्स अगर दोनों एंड फिक्स है, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट, अगर इस दोनों पॉइंट की बात करूं मैं, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, तो ये दोनों नोड्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये ऊपर तो इसके साथ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक रिजिड एंड से फिक्स्ड है, तो ये दोनों को तो नोड्स होना पड़ेगा। तो अगर नोड्स होना पड़ेगा तो उसमें कौन कौन से मोड्स इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एक तो ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, या तो फिर एक बीच में इस तरह से नोड आ सकता है। तो अलग अलग जो है इसमें इसके वेवफॉर्म्स, ये जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग अगर एनालिसिस करें तो ये सपोज स्ट्रिंग का लेंथ इज एल, ठीक है। तो एल को मैं इक्वेट कर सकता हूं किसके बराबर, अगर इस तरह का मेरे पास पैटर्न अगर बनता है, इस तरह का मोड अगर मेरे पास डेवलप होता है, इस तरह का स्टैंडिंग वेव पैटर्न डेवलप होता है, तो मैं बोल सकता हूं दिस लेंथ दैट इज इक्वल टू व्हाट, दो नोड के बीच का डिस्टेंस दैट इज लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2l, ठीक है। वेव वेलोसिटी जो हमने डिफाइन कर रखा है दैट इज v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, हमने डिफाइन कर रखा था ना, लैम्डा बाई टी वाज वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेव वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू न्यू दैट इज 1 बाई टी, न्यू इज 1 बाई टी, तो लैम्डा बाई टी, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो वेव वेलोसिटी में देख सकता हूं इस केस में, अगर लैम्डा की जगह मैं 2l पुट कर देता हूं तो 2l अपॉन इंटू फ्रीक्वेंसी, तो अगर फ्रीक्वेंसी को मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू v अपॉन 2l। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी आ गया मेरे पास v अपॉन लैम्डा दैट इज v अपॉन 2l। हम लोग बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट केस के लिए मैं न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं दैट इज v अपॉन 2l, दैट इज v अपॉन लैम्डा, लैम्डा 2l के बराबर था इस केस में। उसी तरह से अगर दूसरे केस की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा का, अगर हम लोग देख लें लैम्डा के टर्म्स में बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2, मतलब ये कंप्लीट डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा दैट इज इक्वल टू एल इस केस में, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी दैट इज v अपॉन लैम्डा दैट इज v अपॉन एल। यहां पे फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी v अपॉन 12 थी, सेकेंड की फ्रीक्वेंसी v अपॉन एल आ गई। जो तीसरा हार्मोनिक एग्जिस्ट कर सकता है इसमें, ठीक है, वो हो जाएगा लैम्डा दैट इज इक्वल टू, यहां से हम देखें तो ये यहां से यहां तक की लेंथ इज लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक की लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक की लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स ये 3 लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू एल। और यहां से फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखें तो v बाई लैम्डा का अगर देखें तो 2l बाई 3 आ जाएगी, तो 2l बाई 3। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग मोड्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव,
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले केस में v बाई लेमडा थी, दूसरे के दैट मीन v अपॉन 12 थी, दूसरे केस में v अपॉन एल हो गई, तीसरे केस में 3v अपॉन 12 हो गई। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले जो मोड को हम लोग जो एग्जिस्ट कर सकता है इसमें जो भी स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर सकता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, वो उसको उस मोड को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड। ठीक है, विच इज इक्वल टू v अपॉन 12 इन दिस केस। ठीक है, v अपॉन 12 दिस ये यहाँ इसका फंडामेंटल मोड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज फंडामेंटल और इसका फर्स्ट हार्मोनिक। और फिर नेक्स्ट जो भी आएंगे वो उसके मल्टीपल्स में आने लगेंगे, मल्टीपल्स उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स में आने लगेंगे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं पहले v बाई 12 था, फिर v बाई एल हो गया, देन 3v बाई 2l हो गया। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें क्या था कि स्ट्रिंग का दोनों एंड हमने फिक्स किया हुआ था। तो दोनों एंड अगर फिक्स एंड है दैट मीन्स दोनों एंड जो है वो एज अ नोड बिहेव करेगी। ठीक है, और अलग अलग मोड्स के लिए नंबर ऑफ नोड्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल मोड्स में हमने देखा था कि बीच में एक भी नोड्स नहीं है, बस स्ट्रिंग के दोनों एंड में एक एक नोड है। तो वो हम लोग देखा था कि वो एक फंडामेंटल मोड को हम लोग हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसा हो जिसमें कि वन एंड ओपन हो, तो अगर वन एंड अगर ओपन रहता है तो वो जो ओपन एंड रहता है किसी भी, सपोज ये हम लोग एक ऐसा केस कंसिडर करें जिसमें एक पाइप हमने लिया और एक ग्लास ट्यूब लिया इस तरह से और उसमें पानी भर दिया। ठीक है, तो ग्लास ट्यूब का जो ऊपर वाला जो एंड है जो ओपन है, तो वो हमेशा एंटी नोड की तरह बिहेव करता है। और जो एंड जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो जो पानी से भरा वाला एंड है, ये वाला एंड, ये हमेशा नोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अलग अलग मोड्स में, अलग अलग हार्मोनिक्स में हम लोग बीच में अलग अलग नंबर ऑफ नोड्स जनरेट करते जा सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग मोड्स इसमें एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल मोड बोले या फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक बोले, उसमें तो सबसे ये एक हमें एक ये एक नोड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा। ये जो पानी वाला ये एंड है जिसमें पानी भरा हुआ है या फिर कोई ऐसा रिजिड चीज रखा हुआ है, तो ये वाला जो है फिक्स्ड एंड बिहेव करेगा और यहाँ पे एंटी नोड ही होगा, क्योंकि ये ऑसिलेट नहीं कर पाएगा ना। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने केस देखा था एक रिजिड बाउंड्री के केस में, तो वो रिजिड बाउंड्री क्योंकि बाउंड्री से अटैच्ड है तो वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। तो ये तो हमेशा नोड बनेगा, और ये वाला पार्ट जो रहता है खुला एंड, ये हमेशा एंटी नोड बनेगा। देखिए हर एक केस में एंटी नोड यहाँ पे बना हुआ है, ये एंटी नोड की तरह बिहेव कर रहा है। अब फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्या होगा कि बीच में हम फर्स्ट हार्मोनिक में बीच में एक भी नोड नहीं बनेगा। फिर जैसे सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक जो आएगा उसमें यहाँ पर एक नोड बना, फिफ्थ हार्मोनिक आया तो यहाँ पे फिर बीच में नोड्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका फर्स्ट हार्मोनिक का अगर एनालिसिस करते हैं तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो दिस पॉइंट इज बिहेविंग एज अ नोड एंड दिस पॉइंट इज बिहेविंग एज एन एंटी नोड। ठीक है, तो हमने देखा था कि नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस वाज लैम्डा बाई 2, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 4। ये हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, तो उसी तरह से एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 4 के बराबर। तो लैम्डा बाई 4 इस केस में अगर सपोज दिस इज लेंथ एल यहां से यहां तक का, तो लैम्डा बाई 4 एल के बराबर हो जाएगा, और यहां से लैम्डा मेरा 4 के बराबर निकल के आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं फंडामेंटल मोड के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी निकालता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू v बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू 4l। तो फंडामेंटल मोड के लिए इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। उसी तरह से थर्ड हार्मोनिक के लिए, फिफ्थ हार्मोनिक के लिए, सेवंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक और 11th हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का इसलिए थर्ड हार्मोनिक का मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये 3 गुनी है इससे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें थर्ड हार्मोनिक के केस में देखें तो जिस लेंथ, टोटल लेंथ L थर्ड हार्मोनिक का अगर हम लोग बात करें, दिस लेंथ L दैट इज इक्वल टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 3 लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर हो गया, और यहां से लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 4l बाई 3। तो न्यू दैट इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 4l बाई 3। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से इसको थर्ड हार्मोनिक डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल हार्मोनिक्स का 3 टाइम्स इसका फ्रीक्वेंसी है।
तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और बाद में तो जाके विजुअली दिख जाता है कि इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायग्राम से हम लोग देख के बता सकते हैं। बाकी हम लोगों को बार बार इन डेप्थ हम लोगों को कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आखिरी टॉपिक के ऊपर, दैट इज बीट्स। तो बीट्स क्या होता है? तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग का कुछ म्यूजिकल कंसर्ट होता है तो लोग उसमें बार बार ट्यून करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ ट्यूनिंग करते रहते हैं। तो बेसिकली वो ट्यूनिंग के थ्रू वो बीट्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो बीट एक अनवांटेड फिनोमिनन है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दो मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल है। सपोज एक सितार ले लो और एक गिटार ले लो। तो सितार और गिटार की जो फ्रीक्वेंसी अगर ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलमोस्ट अगर इक्वल होती है तो उसके फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से, जो माइन्यूट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से उसमें एक अनवांटेड हम लोगों को नॉइस मिलता है। ठीक है, वो नॉइस कैसे होता है? अगर हम लोग नॉइस के बारे में देखें तो उसमें जो उसका एम्पलीट्यूड जो है उसमें वैक्सिंग और वेनिंग होती है। वैक्सिंग और वेनिंग करने से मतलब है कि एम्पलीट्यूड मतलब हम लोगों को कैसा होता है कि कहीं कहीं पर उसका एम्पलीट्यूड लाउड सुनाई देता है, और वेनिंग मतलब कहीं कहीं पर उसका एम्पलीट्यूड हम लोगों को लो सुनाई देता है। अगर दोनों सोर्स को हम लोग एक साथ हमने रख दिया, ठीक है, दो सोर्स S1 और S2 अगर हमने एक साथ रख दिया, ठीक है, तो इन दोनों का जो अगर कहीं पे हमने इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन कहीं पे इस पॉइंट पे खड़ा होकर इन दोनों सोर्स का सुपर इम्पोजिशन सुनते हैं, सपोज दिस इज माई सितार एंड दिस इज माई गिटार, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग सुने तो हमें कहीं ऐसा सुनाई देगा। तो इस तरह के जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया वो हमारी वैक्सिंग हो गई, और जहां पे एम्पलीट्यूड घट गया वो हमारी वेनिंग हो गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है कंपेयर टू जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है उससे बहुत कम रहती है इसकी वैक्सिंग और वेनिंग की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली भी अगर देखते हैं, सपोज मेरे पास एक सोर्स है S1, अगर मैं बात करूं, एक वेव है बेसिकली, तो वो है सपोज A, अभी मैं कॉस के टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं, A कॉस, मैं तो कॉस साइन कुछ भी लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई की कुछ भी वैल्यू रख के हम लोग ये कॉस या साइन हम लोग इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, कोई भी हम लोग फंक्शन को, जो वेव फंक्शन है उसको। दूसरा मैं एज्यूम कर रहा हूं सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 के, सपोज इसका फ्रीक्वेंसी वाज ओमेगा 1, और दूसरे केस में kx माइनस ओमेगा 2 प्लस फाई, इस तरह का फॉर्मेट है। ठीक है, दो सोर्स है मेरे पास, इस तरह से दो वेव जनरेट कर रहे हैं। अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए x को अगर 0 एज्यूम कर लूं, ठीक है, और फाई को भी इस केस में सपोज 0 एज्यूम कर लूं, तो S1 मेरे पास हो जाएगा a cos ऑफ माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, विच इज नथिंग बट a cos ओमेगा टी, और उसी तरह से S2 मेरे पास आ जाएगा a cos ऑफ माइनस ओमेगा 2 टी, दैट इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा 2 टी, ओमेगा 1 टी और ओमेगा 2 टी। ठीक है, तो अगर हम कॉस का फंक्शन देखते हैं तो कॉस ए प्लस कॉस बी, इसमें अगर हम लोग लगाते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में आ जाता है 2 cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ठीक है, तो अगर सपोज इस केस में अगर मेरे पास सपोज जो ओमेगा 1 है इज इक्वल टू ओमेगा 2 के बराबर हो गया, तो हम लोग देख सकते हैं ये टर्म जो है, ये टर्म हट जाएगा, ये cos 0 1 बन जाएगा, और मेरे पास सिंपली 2 cos ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सपोज ओमेगा के बराबर है, तो ये सिंपल cos ऑफ ओमेगा टी, 2 cos ऑफ ओमेगा टी, दैट मीन्स उसका डबल एम्पलीट्यूड के साथ एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वाला जो हमने देखा था उस तरह का केस हमको वहां पे मिलेगा। ठीक है, बट ये इसमें अगर एक स्लाइट डिफरेंस होगा, ओमेगा 1 अगर स्लाइटली नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, मतलब थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस अगर होगा, तो उसकी वजह से एक ये वाला जो टर्म बनता है, ये वाला जो टर्म है, ये बेसिकली ये वाला जो टर्म हमारे पास आ रहा है, ये हमें वैक्सिंग और वेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये वाला जो टर्म हम लोग बात कर रहे हैं, इस टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये हमें वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड देगा। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो सपोज मेरे पास एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, सपोज मेरे पास एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है दिस फ्रीक्वेंसी इज 11 हर्ट्ज। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये सपोज है 9 हर्ट्ज। तो अगर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आई थी
तो दो टर्म हमारे पास आया था, 2 cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास आया था दो सोर्स के लिए, ठीक है। तो अगर वैक्सिंग वेनिंग नहीं होती तो इसका जो एम्पलीट्यूड जो वेरिएशन का है वो सिंपल ऐसा होता, ठीक है। एक कांस्टेंट इस तरह से हमको वेव इस तरह से मिलती, ठीक है, जिसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती इस तरह से, एक कांस्टेंट ब्रैकेट के बीच में होता और वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन आता। लेकिन अभी वैक्सिंग और वेनिंग की वजह से क्या हो गया, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये जो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेशन जो है इसके, वो ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज कर रहा है अभी। और उसके चेंज करने का जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें, इस फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड चेंज करने की फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज कॉल्ड बीट। ये बीट फ्रीक्वेंसी है और ये किसके बराबर है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। तो ओमेगा हमें पता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा अगर 2 पाई एफ से अगर हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 को अगर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू f1 माइनस f2। f1 माइनस f2 के प्रोपोर्शनल जो डिफरेंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आ रहा है, वो बीट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां से f1 माइनस f2 के बराबर आ गया पाई इंटू f1 माइनस f2। तो f1 माइनस f2 के प्रोपोर्शनल हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी है, ये जो एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड को चेंज कर रही है, इसकी बार बार इसकी एम्पलीट्यूड को चेंज कर रही है, जो कि अनवांटेड है। ये इस तरह का फ्रीक्वेंसी चेंज, इस तरह का जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये जो अनवांटेड नॉइज है f1 माइनस f2 का, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला टर्म, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी हम लोग देख सकते हैं, जो हम जिस फ्रीक्वेंसी जो हमारे रिक्वायरमेंट वाली फ्रीक्वेंसी है, वो ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी रिक्वायर्ड है। जो डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी है वो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो कि अंदर ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज नियरली इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ठीक है। वो तो डिजायरेबल हमको मिल रही है, बट अनडिजायरेबल हमको क्या मिल रही है, उसकी एम्पलीट्यूड वेरिएशन। इसका जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है वो अनवांटेड है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हम लोग देख सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी काफी कम है, दैट इज इक्वल टू f1 माइनस f2। तो ये कम फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो बीट की फ्रीक्वेंसी है, ये कम है, और बीट की फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, f1 माइनस f2। तो यहां पर अगर हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें इस केस में, तो 11 हर्ट्ज है और दूसरा सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 9 हर्ट्ज, तो दोनों क्लोज है, तो बीट फ्रीक्वेंसी यहां पे निकल के आ जाएगी 11 माइनस 9, दैट इज 2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बीट को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दो सितार है मेरे पास, ए और बी, ठीक है। तो प्लेइंग द नोट धा, तो ऐसा कुछ नोट होगा धा, जिसको कि प्ले कर रहे हैं, और स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है थोड़े उसमें, एंड प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। तो सपोज इसकी जो फ्रीक्वेंसी है f1 है और f2 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है दैट इज 5 हर्ट्ज। तो मुझे नहीं पता कि f1 बड़ा है कि f2, तो इसलिए मैं मोड लिख रहा हूं, मोड ऑफ f1 माइनस f2 दैट इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज में लिख रहा हूं, ठीक है। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, बी की टेंशन को अगर स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज। अगर बी को, इसको अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये डिक्रीज करता है, मतलब f1 माइनस f2 जो है वो डिक्रीज करता है, f1 माइनस f2 का मॉडुलस डिक्रीज करता है। अगर इसका टेंशन अगर बढ़ाते हैं, तो टेंशन अगर बढ़ाते हैं दैट मीन्स अगर टेंशन किसी में बढ़ाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग में अगर हम लोग टेंशन अगर बढ़ाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, रूट ओवर टी बाई म्यू। तो टेंशन बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गया, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अगर बी की ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी टेंशन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है 2 की बढ़ती है, तो ओवरऑल जो डिक्रीज में आता है 3 हर्ट्ज हो जाता है वो। तो 3 हर्ट्ज इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर f1 माइनस, ये जो टर्म हमें दिया हुआ है f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज होगा, क्योंकि f2 को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तभी f1 माइनस f2 डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमें पता है कि f1 इज ग्रेटर देन f2, ठीक है। और जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू f1 माइनस f2। यहां से हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी इज f1 माइनस f2, क्योंकि f2 हमने बढ़ाया, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली हमने क्या किया, टेंशन बढ़ा के f2 को बढ़ाया, तो f2 बढ़ाने पे जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई, दैट मीन्स f2 इज लेसर देन f1, ठीक है।
तो ये जो दी हुई है F1 माइनस F2, ये हमें दी हुई है 5 हर्ट्ज। यहां से हम लोगों ने ये इन्फ्रेंस निकाल लिया। ठीक है, अभी इससे पहले हमें नहीं पता था कि F1 बड़ा है या F2, हमने इसलिए इसे मॉडुलस लिखा था, लेकिन ये चीज देके हम इसने कंफर्म कर दिया कि F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 427 हर्ट्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 427 हर्ट्ज, तो 427 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, तो F2 यहां से मैं बोल सकता हूं दैट इज 422 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम लोग B की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा वेव का जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। यहीं पे एक टॉपिक रह जाता है डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में इसको अभी हटाया गया है, इसलिए मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और फिर हम लोग उसमें जो डॉपलर इफेक्ट है वो उसमें कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारे पास जो सीबीएसई का सिलेबस है वेव्स के ऊपर, वो सारा का सारा हमने टॉपिक इसमें कंप्लीट कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगी है यार। और अगर फिर भी कुछ डाउट अगर रह जाता है तो टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली 1-to-1 में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जो भी डाउट है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक और एक कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।